हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के फरवरी मंथ के इकोनॉमी के सेक्शन को। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत कुछ आया है इस पर्टिकुलर मंथ के कंपाइलेशन में और हमें हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। वी वुड नॉट रश थ्रू द कंटेंट, बट ऑफ कोर्स हम बेफालतू कहीं पे भी टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे जो लिखा है वो हम सब कुछ कवर करेंगे, पर जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है वी वुड नॉट डेल्व इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। ओके। और साथ ही में क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की जो कंपाइलेशन, क्योंकि ये फरवरी मंथ की कंपाइलेशन है। तो आप जानते हैं फरवरी मंथ में बजट भी आता है। तो बजट का जितने भी प्रोविजंस पे एक एलैबोरेशन की ज़रूरत है वो इस कंपाइलेशन में कवर की गई है। जैसे अगर हम एक सपना देखते हैं कि हम फार्मा हब बनेंगे एक दिन संसार का, तो कैसे बनेंगे, ठीक है, उस पे स्टेप्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कीम्स लाई गई हैं, तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ स्टैट्स हैं कि कहाँ हमारा स्टेटस क्या है अगर फार्मा हब से रिलेटेड, तो वो देखेंगे हम। साथ ही में आप नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिसेंटली वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या फिर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं लोग, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है इस तरह के टॉपिक्स। तो हम बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ईएसजी नॉर्म्स होते क्या हैं, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है तो उसका डिफरेंस क्या होता है सुकन्या समृद्धि योजना के साथ। तो ये सारी चीजें भी हम जो मुझे एक्स्ट्रा लगती हैं आई वुड कवर देम टू। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी होलिस्टिक कवरेज। इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से भी कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यूजुअली मैं ये चीज नहीं कहती, आपको खुद से पढ़ना चाहिए डॉक्यूमेंट को ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी, पर आप सिर्फ वीडियो में बोला जा रहा है सिर्फ उतना भी सुन लेते हैं, आपका मेंस की प्रेपरेशन भी हो जाएगी और आपकी प्रीलिम्स के भी जितनी रेलिवेंट चीजें हैं वो सब पता चल जाएंगी। ओके। और साथ ही में अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट अभी तक कवर नहीं किया है, आप जानते हैं प्रीलिम्स इज बहुत ही पास, और साथ ही में मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे अपलोड की गई जो 5 पार्ट्स है इकोनॉमिक सर्वे के, उसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज एक बहुत ही होलिस्टिक कवरेज हुई है और आई थिंक बहुत ही क्रिस्प मैनर में। कोई भी आप किसी भी वीडियो को देखिए, किसी तरह की कोई प्रमोशन या इधर उधर की कोई मोटिवेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी वीडियो में। तो वो उन वीडियोस को आप एक दिन में कवर कर सकते हैं और बहुत ही इजीली। ओके। तो आप प्लीज उन वीडियोस को जाकर देखिए, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको रेलेवेंट लगती है, जो आई पर्सनली बिलीव आपको सच में बहुत हेल्पफुल लगेगी, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। और अगर आप अगस्त मंथ ऑनवर्ड्स, अगस्त 2022 मंथ ऑनवर्ड्स किसी भी पॉलिटी या इकोनॉमी के सेक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स की, तो आप किसी भी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक विजन एक्सप्लेन्ड करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप सारी विजन आईएएस की वीडियोस भी देख सकते हैं। आप एक बार खुद कंटेंट को पढ़िए, फिर उसके बाद वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कंपेयर कीजिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन रेलेवेंट लगती है, रबिश लगती है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है दैट इट इज हेल्पिंग यू आउट, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कॉमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that, and please share it with others also। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो इससे बेनिफिट हो सकता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप किसी और को ये बता सके इस इनिशिएटिव के बारे में। ऑलराइट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन ईएसजी नॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पे सेबी ने निकाला है, एक प्रपोज किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ईएसजी नॉर्म्स पे, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स। अब देखिए एक और चीज, अगर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर्स भी डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं तो आपको ये बात पता है, यहाँ पे तो ये नहीं आया। तो हमने ईएसजी वर्सेस सीएसआर मैंने बहुत ही डिटेल में फरवरी मंथ की ही न्यूज़पेपर्स में कवर किया था, ऑफ कोर्स इसीलिए फरवरी मंथ की कंपाइलेशन में आया है। तो उसका ऑफ कोर्स हम एग्जैक्टली तो वो सारी कवर चीजें यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, पर जो भी आपके लिए रेलेवेंट है ताकि कुछ मिस आउट ना हो,
मैं ब्रीफली आपको CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, तो हम देखेंगे वो भी अभी क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक कंपनी के इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इम्पैक्ट की बात कर रहा है, राइट। और तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो अभी हम देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है सेबी ने मई 2022 में कॉन्स्टिट्यूट की थी एक ESG एडवाइजरी कमेटी। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैच द फॉलोइंग आ रही है कि कौन सी एडवाइजरी कमेटी या कमीशन किस पर्टिकुलर चीफ के अंडर बनाई गई है, कौन हेड कर रहा था इसको, और मैच द फॉलोइंग में आपको आता है कि ESG एडवाइजरी कमेटी को हेड कर रहे थे श्री नवनीत मुनोत, तो आपको पता होना चाहिए। तो श्री नवनीत मुनोत के बेसिकली एडवाइजरी कमेटी जो थी ESG, उन्हीं ने रिकमेंडेशंस दी हैं कि क्या करिए आप, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ESG डिस्क्लोजर्स का, ESG रेटिंग्स का, ESG इन्वेस्टिंग का, उसको स्ट्रीमलाइन कर दीजिए ताकि एक होमोजेनाइज्ड हमारे पास स्ट्रक्चर हो। एक ही तरह से रेगुलेट किया जा रहा है ESG से रिलेटेड हर एक चीज को, ESG से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को, चाहे वो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्या होता है डिस्क्लोजर, क्या होता है रेटिंग, क्या होता है इन्वेस्टिंग, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बस अभी यहाँ हम न्यूज क्या है ये देख रहे हैं। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी, सेबी ने प्रपोज किया है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एंड इट्स रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो देखिए पहली बात तो E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब देखिए डिस्क्लोजर, ESG डिस्क्लोजर, आप शुरुआत में ही सुन लीजिए। ESG क्या है, अगर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी में मैं चाहती हूँ कि सारे इन्वेस्ट करें, मेरे कंपनी में कोई आए, इन्वेस्टर्स आए ताकि मेरी कंपनी ग्रो करे। लेकिन अब क्या है, एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स बहुत अवेयर हैं। इन्वेस्टर्स अवेयर इस तरह से हैं क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जो इन्वायरमेंट को बहुत थ्रेट करता है, उसकी प्रेजेंस, या उनकी कंपनी में हरासमेंट होती है विमेन एम्प्लॉयज के साथ, या फिर उनकी कंपनी में नेपोटिज्म है और किसी भी लड़की को कभी CEO बनने ही नहीं दिया जाएगा, या फिर उस कंपनी में कुछ भी गवर्नेंस है ही नहीं, नो डिसिप्लिन, नो पंक्चुअलिटी, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से क्या होगा, वो कंपनी कभी ढंग से ग्रो ही नहीं करेगी और मैं एक बुरे एस्पेक्ट का, एक बुरी ग्रोथ का पार्ट बन रही हूँ अगर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी उससे हो रहा है। तो हम इस तरह की आज अवेयरनेस भरी सोसाइटी में रह रहे हैं। इन्वेस्टर्स इतने अवेयर हैं तो उन इन्वेस्टर्स को मैं कन्विंस कर पाऊँ कि देखिए मेरा इन्वायरमेंट भी, मेरा सोशल भी और मेरा गवर्नेंस एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है मेरी कंपनी का, आइए और इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, ESG डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि आप देखिए इन्वायरमेंट के लिए हम ये करते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, हम जो पानी है अगर हमारी इंडस्ट्री का वो रिवर में नहीं गिरता हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह से कुछ बताएंगे। या फिर हम सोशल एस्पेक्ट, आप देखिए 50:50 का रेशो है, अगर आप मेरी कंपनी में आएंगे तो 50% मेन है, 50% विमेन है, बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस पे भी विमेन है। ये सारी चीजें गवर्नेंस में देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी है, करप्शन नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो हर चीज मैं खुद डिस्क्लोज करूंगी, सेल्फ डिस्क्लोजर, मैं कंपनी डिस्क्लोज करूंगी ताकि क्या हो, ESG इन्वेस्टिंग हो, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मुझको मेरे में इन्वेस्ट करें। और जितना मैं डिस्क्लोजर करूंगी उतना अच्छा, जितनी ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि फिर उसके बेसिस पे ESG मेरे को रैंकिंग्स मिलेंगी कि मैं बहुत ही ओपनली डिस्क्लोज कर रही हूँ और कैसा परफॉर्म कर रही हूँ ESG इम्पैक्ट के ऊपर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप शुरुआत में ही सुनिए कि ESG और CSR में अभी तक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, अगर आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। डिफरेंस क्या है, अगर आपको बिल्कुल मैं ब्रॉड टर्म्स में बताऊं तो क्या आपको लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें बेसिकली आप स्पेंड करते हैं कुछ। आपने क्या कहा कि कुछ पर्टिकुलर पिछले 3 साल का जो मेरा प्रॉफिट था उसको एक पर्टिकुलर एवरेज कुछ 2%, 3%, जो भी इससे ज्यादा आपको लगे तो 5% कर दीजिए, है ना। वो परसेंटेज मुझे बेसिकली क्या करना है, वो एक्सपेंडिचर करना है किसी सोशल कॉज के लिए, मे बी एडुकेशन के लिए, मे बी किसी किसी जगह पे ड्राउट रिडन वो जगह है, मुझे वहां पे वेल बनाने के लिए पैसा देना है, या फिर कहीं पे अगर मुझे लग रहा है एक प्राइमरी स्कूल है उसको पैसा देना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर कर रही हूँ,
लेकिन ESG में क्या हो रहा है, मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो, मेरी कंपनी की रेपुटेशन बन रही है ESG से। रेपुटेशन ऑफ कोर्स CSR से भी बन रही है, लेकिन CSR की रेपुटेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ओके अब देखिए, जैसे E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, तो यहाँ पे डेटा रिपोर्ट क्या करोगे आप, क्लाइमेट चेंज पे कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन है आपकी कंपनी का, बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपने जहाँ कंपनी बनाई है उससे डिफॉरेस्टेशन कितना किया था, और डिफॉरेस्टेशन किया था तो उसको कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया है, ये बहुत सारी चीजें। वाटर मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। सोशल एस्पेक्ट में वही वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, मैटरनिटी लीव देते हैं कि नहीं देते हैं, डाइवर्सिटी कैसी है, लीडरशिप पोजीशन पे लड़कियां होती हैं या नहीं होती हैं, कोई हरासमेंट तो नहीं है, एथिकल मार्केटिंग है कि नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, गवर्नेंस एस्पेक्ट में क्या आता है, करप्शन तो नहीं है, ओके, साइबर सिक्योरिटी है, प्रिवेसी प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करते हैं, एक्यूरेट अकाउंटिंग मेथड्स है कि नहीं है, ऑडिटिंग हो रही है सही से, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई वही चीज अगर यहाँ पे भी जैसे आप खुद देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, अगर कोई कंपनी के जो हेड हैं वही उन्हीं के बेटे फिर उसी कंपनी में इन्वॉल्व है, नेपोटिस्टिक है ना, तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे कवर होती हैं। ओके तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें ESG डिस्क्लोजर्स का या ESG फ्रेमवर्क का पूरा सिग्निफिकेंस क्या है। अब ऑफ कोर्स अगर मेंस में आ रहा है तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस तो वही है E का, जितने भी ये चीजें हमने पढ़ी हैं अगर आप ये भी लिख देते हैं ना तो ये सिग्निफिकेंस ही है। जितना भी चीजें S में हमने यहाँ पढ़ी हैं, अगर आपको ये सब कुछ नहीं भी आता तो आप बना के खुद से ये जो लिखा है वो लिख के आ सकते हैं, वैसे यहाँ पे ठीक है। तो मेंस में क्या है, एक एक शब्द किसी को याद नहीं हो सकता, ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। जो आप प्रोविजंस दिक्कत कहाँ आती है, चैलेंजेस में आती है, और वो चैलेंजेस आपको न्यूज़पेपर्स और डेली बेसिस पे जो आप डिबेट्स करते हैं, एक दूसरे से कुछ पढ़ते हैं, बात करते हैं, उससे पता चल जाता है कि चैलेंजेस क्या हैं। द हिंदू से चैलेंजेस पता करना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सिग्निफिकेंस तो जो ESG फ्रेमवर्क है वही सिग्निफिकेंस है उसका। ओके इससे अच्छा क्या होगा, तो वही चीज इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, क्लाइमेट चेंज इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलती है, इनकरेज करते हैं बिजनेसेस को कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाइए, ठीक है, और सोशल इंक्लूजन और वेलफेयर की, प्रोडक्टिविटी की बातें होती हैं। ओके क्योंकि अगर कोई करप्शन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एक कंपनी का, ठीक है, इक्विटेबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स होते हैं, इनहैंसेस पब्लिक स्टैंडिंग ऑफ कंपनीज, वही रेपुटेशन। ओके तो ये चीज हमने देख ली। ESG और इसकी रिपोर्टिंग, अभी तक कैसी रिपोर्टिंग चल रही है भारत में ESG से रिलेटेड। ESG is a framework that helps stakeholders understand how an organization is managing risks and opportunities related to environmental, social and governance criteria। अगर आपके मेंस में ESG पे आंसर आता है, पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल प्रोबेबल है, ESG पे बहुत सारी टॉक्स चल रही हैं लेटली, ठीक है, तो आपको ऑफ कोर्स पहले ESG की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है, यानी स्टेक होल्डर्स का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को, अपॉर्चुनिटीज को रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया कैसे मैनेज करती है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ ESG रिपोर्टिंग, अगर हम बात करें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2023 में जाके हमें अचानक से कुछ रियलाइजेशन हुई है कि हमें ESG रिपोर्टिंग के बारे में सोचना है क्योंकि US कर रहा है या UK कर रहा है, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2009 से हमारे भारत में ESG रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन एक और चीज मैं आपको, जब अगर एक फुल फ्लैश जो आपके मेंस में क्वेश्चन आता है या फिर प्रीलिम्स में भी डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है CSR और ESG के बीच में, तो आप मेंस में अगर लिख रहे हैं तो आप ये जरूर लिखिए कि अभी तक मोर और लेस जो ESG है ना वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, लेकिन CSR इंडिया के केस में आप जानते हैं लॉ ने प्रोवाइड कर दिया है, कंपनीज एक्ट में आ गया है CSR, तो वो कंपलसरी हो गया है कि अगर आप इतनी नेटवर्थ के है ना 500 करोड़ रेवेन्यू एंड ऑल ऑफ दैट, इतनी बड़ी कोई कंपनी है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, मैं बहुत बता रही हूँ आपको, तो आप लिखेंगे वो कंपलसरी है। कहीं ना कहीं अभी ये उतना फुल फ्लेज तरीके से ESG रिपोर्टिंग शुरू नहीं हुई है, हो गई है बट इट इज इन इट्स नेसेंट स्टेज, ठीक है। तो 2009 में पहली बार हमने देखी ESG रिपोर्टिंग। कब देखी, जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू की वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके तो तब साथ साथ हम ESG रिपोर्टिंग भी देख रहे थे, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 2012 में हमें सेबी की रेगुलेशंस देखने के लिए मिलती हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस। तो यहाँ पे 2012 में सेबी ने मैंडेट किया, किसके लिए,
टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के लिए या लिस्टेड कंपनीज के लिए बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑफ कोर्स आप ये अपने स्टैटिक पे जानते हैं लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। तो जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं उनको फाइल करनी थी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स फाइल करनी थी फ्रॉम एन ESG पर्सपेक्टिव। ये आता है 2012 में। ओके, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, दिस वाज एक्सटेंडेड टू टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। कब? 2015 से 16 के बीच में। फिर उसके बाद इसको अब प्रेजेंटली अगर हम देखें, प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, टॉप 1000 जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं 2022 से लेके हम 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से लेके हम इनके द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स देख रहे हैं फ्रॉम एन ESG पर्सपेक्टिव। ओके, अब हमने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स देख ली। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें BRSR कुछ मिलता है। क्या है BRSR? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2021 में। दिस इज अ न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो सेबी लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट वाज ब्रॉट आउट बाय अमेंडिंग सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, आई वुड रीड इट फर्स्ट और फिर मुझे आपको कुछ बताना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। BRSR सीक्स डिस्क्लोजर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज ऑन देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट 9 प्रिंसिपल्स। तो जब आप एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं एज पर सेबी, है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए रिपोर्ट में क्या लिखेंगे आप, ऐसे ही थोड़ी ना खुद से बता देंगे जो मन किया ये अच्छा लिख दिया, नहीं। 9 प्रिंसिपल्स हैं नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के। ठीक है, उसके अगेंस्ट बताइए आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। उन 9 प्रिंसिपल्स के आगे आगे लिखिए क्या क्या आपने किया है, कितना किया है। ठीक है, तो और अगर हम बात करिए नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये कब आया था, इसको प्रिपेयर किया गया था 2019 में। ये डिजाइन किया गया है हर एक बिजनेस के लिए, ऑल बिजनेसेस, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओनरशिप, साइज, सेक्टर, स्ट्रक्चर और लोकेशन। तो ये चीज आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट दिस इज फॉर ऑल द बिजनेसेस, क्योंकि वहां पे ऑल पढ़ के आपको लगेगा कि एक्सक्लूसिविस्ट सी स्टेटमेंट है जो कि गलत हो सकती है, एक्सट्रीम है ना, लेकिन दिस इज ट्रू, दिस इज फॉर ऑल द बिजनेसेस इररिस्पेक्टिव के साइज कितना बड़ा है, कौन सा सेक्टर है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे स्थित है, नथिंग एट ऑल मैटर्स। तो एक और चीज, इससे पहले कि हम ये देखें कि 9 प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत ब्रीफली 9 प्रिंसिपल्स देखेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 9 के 9 याद रखें या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं, पर हम फिर भी देखेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया। क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके मेंस में ये आ सकता है, कॉमेंट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया। इनफैक्ट अगर ESG एवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन ना आए और CSR पे क्वेश्चन आए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तब भी आप एवोल्यूशन में ये लिख के आ सकते हैं अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली उसका मैटर, क्योंकि वो हम डिस्कस कर चुके हैं विजन IAS की एक मंथली मैगजीन में, CSR पे भी मटीरियल। ठीक है, तो 2009 में क्या होता है, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा। फिर 2012 में हम क्या देख रहे हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देख रहे हैं, BRR, जो अब फाइनली हम टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के द्वारा देखते हैं। ठीक है, फिर 2014 में क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार बदल गई तो और एम्फेसिस आ गया CSR के ऊपर। ठीक है, 2019 में क्या आता है, 2019 में हमारे पास नेशनल 9 प्रिंसिपल्स वाली नेशनल गाइडलाइंस आती है ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको BRSR सबमिट करनी है। 2021 में फिर फाइनली हम ये इसके बेसिस पे BRSR जो सबमिट करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। 9 प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत ही क्लीशे प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल गेस भी कर सकते थे इन्हें। कंडक्टिंग एंड गवर्निंग बिजनेस विद इंटीग्रिटी इन एन एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजुअली क्या होता है जब आप अपना गवर्नेंस सेक्शन पढ़ते हैं ना GS4 के लिए, तो थोड़ा ट्रिकी है वो। ट्रिकी क्यों है, और आप बहुत ज्यादा पबैट वाले सेक्शन से या गवर्नेंस सेक्शन से रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, अगर आप GS4 का पेपर उठा के देखेंगे। ऑल्दो ऑफ कोर्स कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते ही हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यस आते हैं, पर जो इकोनॉमी, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इनफैक्ट ये लिख के आ सकते हैं, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। रिस्पॉन्सिबल से ही एथिकल आ जाता है, और पहला प्रिंसिपल ही आप ये देख रहे हैं। ठीक है,
कि आप बेसिकली अपने बिजनेस को इंटीग्रिटी के साथ एथिकल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में कंडक्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं, या गवर्न भी करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तीनों ही शब्द एथिकल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल आप कहाँ पढ़ते हैं? GS4 में। तो आप ये एग्जाम्पल के रूप में लिख के आ सकते हैं। इनफैक्ट आप ESG नॉर्म्स के बारे में लिख सकते हैं, आप CSR के बारे में लिख सकते हैं, जो आप लिखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में GS4 में। ओके, अगर हम दूसरा प्रिंसिपल देखें, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सस्टेनेबल एंड सेफ मैनर, रिस्पेक्टिंग एंड प्रमोटिंग वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जितने भी हैं, रिस्पेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेकिंग एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर दी इन्वायरमेंट, अगर आपकी वजह से कोई डिग्रेडेशन हुई भी थी, डिफॉरेस्टेशन हुई थी, तो ये फॉरेस्टेशन कर दो। रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, और प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, जो कह रहे हैं उसे सर्व कीजिए कंज्यूमर्स को या अपने कस्टमर्स को, झूठ मत बोलिए, जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं गिव दैट टू देम। अब देखिए जो प्रपोज्ड बेसिकली फ्रेमवर्क है हम वो भी देख लेते हैं। सेबी 3-legged प्रपोज्ड फ्रेमवर्क, 3 पार्ट्स का, 3 कंपोनेंट्स वाला, जैसे कि मैंने बताया, एक बात है ESG डिस्क्लोजर पे, एक बात है ESG रेटिंग्स पे, एक बात है ESG इन्वेस्टिंग पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रपोज फ्रेमवर्क है। बहुत ही जर्नलिस्टिक फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो इस पे पब्लिक कमेंट्स इनवाइट किए गए हैं, बताइए किसको कितना सही लग रहा है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, दे वुड से रेकमेंड कुछ मॉडिफिकेशंस एंड इधर उधर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ESG डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या मैंडेट है, SEBI has mandated the top 1000, जैसे कि मैंने आपको बताया, top 1000 listed companies by market capitalization to make filings as per BRSR from 2023। तो आपको बेसिकली 2023 जो अब शुरू हो गया है, अब से टॉप 1000 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको BRSR फाइल करना है। ठीक है, तो BRSR जो फाइल करना है वो ऑफकोर्स ये 9 प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ BRSR टू अचीव ट्विन, तो बेसिकली है क्यों ये BRSR, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि आप क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करें एंड लिमिटिंग द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्रेडिबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी कि आपकी कंपनी अच्छी है, कोई आपका ESG बुरा इम्पैक्ट नहीं है, गवर्नेंस अच्छी है, करप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, रेपुटेशन बढ़ गई। दूसरा क्या है? लिमिटिंग द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। इसका मतलब क्या है? जब आप सेल्फ डिस्क्लोजर करेंगे ना, खुद से बता देंगे, तो आपसे जबरदस्ती कुछ इम्पोजिशन नहीं हो रही, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसीलिए जो BRSR कोर है, इट हैज बीन डेवलप्ड। BRSR कोर में क्या है? सिलेक्ट कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ओके, जैसे कितना ग्रीन हाउस गैस में आपने कम किया, पिछले एक बेस ईयर के कंपैरिजन में आपने कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर दी, या वाटर एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर दिया। इसके बेसिस पे जो कोर चीजें हैं उसको डिस्क्लोजर यहाँ पे हम देखेंगे। ESG रेटिंग्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया 15 ESG पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पढ़ते हैं अपने स्टैटिक में, इन्वायरमेंट में, है ना। और सोर्सिंग, कितना आप जो अपना रॉ मटेरियल है अपनी कंपनी में उसका कितना सोर्स आप करते हैं MSME से, कितनी MSME से वो रॉ मटेरियल लेते हैं, या बीच में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, है ना। तो कितना आपने बेसिकली, आप समझते हैं पैट के बारे में भी आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं कि आपने कितना कार्बन ट्रेडिंग का एक आप इसको मेथड कह सकते हैं। ESG इन्वेस्टिंग अगर हम देखें, ESG इन्वेस्टिंग थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ समझना पड़ेगा। आई वुड रीड इट फर्स्ट और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या समझना है। स्टीवर्डशिप कोड, presently mutual funds are required to mandatorily follow a stewardship code in relation to their investments in listed companies, having a clear policy on voting, compulsory voting on resolutions including social and corporate social responsibility issues. Asset management companies should disclose if the resolution has or has not been supported due to any ESG reason. Such voting disclosures should be mandated from 2023-2024. अब देखिए, सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि स्टूवर्डशिप का मतलब क्या होता है। स्टूवर्डशिप एक, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, इसका मतलब है लीडरशिप, है ना, सुपरविजन, कुछ भी इस तरह के सिनोनिम्स होते हैं स्टूवर्डशिप का मतलब। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ और तो इसका मतलब होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, द स्किल ऑफ लीडिंग, ओवरसीइंग, मैनेजिंग, है ना, इस तरह का कुछ होगा।
तो यहाँ पे बेसिकली जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही पेंशन फंड्स भी होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं। इस तरह ये सारे बेसिकली कमर्शियल मार्केट्स के स्टूवर्ड्स हैं, लीडर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना होता है, इनको एक सेबी के हिसाब से, सेबी ने इनको बेसिकली ऑर्डर किया है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, उनके लिए तो मैंडेटरी है म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है कि एक स्टूवर्डशिप कोड अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। तो उनको वो स्टूवर्डशिप कोड में क्या लिखेंगे, वो कोड एक्चुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है कि वो अपनी स्टूवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगे, और वो उसे पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसको पीरियोडिकली अपडेट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे निभाओगे, आप म्यूचुअल फंड हो, कैसे म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा लेके इन्वेस्ट कर देते हैं बहुत सारी कंपनीज में, फिर उनका जो रिटर्न आता है वो आपको देते रहते हैं, यही होता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर्स ही है, और इन्वेस्टर्स की तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली आपको एक स्टूवर्डशिप यहाँ पे क्या निभानी होगी, एज म्यूचुअल फंड्स, एज इन्वेस्टर्स। आपको ये देखना होगा कि जिस कंपनी में आप एक शेयर होल्डर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंपनी अगर कोई एक रेजोल्यूशन लाती है, तो वो अगर ESG इम्पैक्ट उसका बुरा हो सकता है, तो आप उस पर वोट नहीं करेंगे, या वोट कैसे करेंगे, या विथहोल्ड कर देंगे, या कुछ भी। तो आपका जो वोटिंग मेथड है वो ESG के बारे में ध्यान रखेगा। ऐसा सेबी आपको मैंडेट करती है कि आपको वोटिंग ही इस तरह से करनी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अ स्टूवर्ड। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। कोई जो अपॉर्चुनिटीज और रिस्क हैं ESG से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, है ना, इन तरह की चीजों पे आप सोच समझ कर वोट करें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ग्लोबल रेगुलेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम बहुत कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं जो पूरे संसार में चल रही है। फॉर मी आई थिंक सिंगापुर से हमें कुछ सीखना है यहाँ पे, तो सिंगापुर एक्सचेंज से सीख सकते हैं। एशिया की अगर हम बात करें, जहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट रिपोर्टिंग मैंडेटरी बना दी है कुछ सेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो हम डेफिनेटली सिंगापुर एक्सचेंज से सीख सकते हैं। यूएस में काफी आप कह सकते हैं कि ग्रो हो चुका है ESG मैकेनिज्म, तो यूएस से भी हम सीखने के लिए काफी कुछ है। ओके तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि क्लाइमेट मैंडेटरी, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी, ये सब कुछ यहाँ लिखा है। अब आते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे। आई थिंक ये भी आपके लिए इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनफैक्ट कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में आ सकती हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ओके मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि क्या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और क्या मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस लिमिटेड ने, जो NSE का ही एक आर्म है, ठीक है, NSE का एक आर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस लिमिटेड। इंडाइसेस लिमिटेड है तो कुछ इंडेक्स निकालता होगा, तो यहाँ पे उन्होंने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निकाला है। ओके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, 1992 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक हाई पावर्ड स्टडी ग्रुप की रिकमेंडेशन पे। इसका काम क्या है, सिंप्लीफाई करना पार्टिसिपेशन को स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो और उसको एक्सेसिबल बनाना, ठीक है। और 1994 में NSE ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। निफ्टी 50 आप जानते हैं इसका एक बेंचमार्क इंडेक्स है। ये सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं फिर उसके बाद वी विल सी थिंग्स। रोल ऑफ द इंडेक्स क्या है, ये जो नया इंडेक्स आया है म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, क्या करेगा, ये परफॉर्मेंस ट्रैक करेगा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, इशूड बाय इंडियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो आप जानते हैं अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अक्रॉस मैच्योरिटीज एंड हैविंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग। तो देखिए क्या है, पहली बात तो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड, अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं बॉन्ड्स इशू करूंगी, ठीक है। बॉन्ड्स इशू किया तो यानी कि जो इशूअर है वो बोरोवर है। यहाँ पे मैं इशू कर रही हूँ, मैं इशूअर भी हूँ, बोरोवर भी हूँ। आप उसे खरीद रहे हैं तो आप बायर हैं लेकिन आप लेंडर भी हैं, ठीक है। आप बॉन्ड बायर हैं लेकिन आप लेंडर हैं। तो आपने मुझे जो पैसा दिया वो क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, उस पैसे को मैं अपनी कंपनी में लगाऊंगी और जिस भी चीज के लिए जरूरत है उसको वो काम कर लूंगी उससे। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने आपसे कुछ पैसा लिया है तो मैं आपको कहूंगी, आपको इंटरेस्ट देती रहूंगी मैं टाइम टू टाइम, वो कूपन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप इंटरेस्ट देते रहोगे, साथ ही में ऑफ कोर्स जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो एक मैच्योरिटी ईयर के बाद मुझे वापस करना ही है। ये सिंपल बॉन्ड का मैकेनिज्म है जो ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे भी लागू होता है। वही यहाँ पे लेकिन कंपनी की जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई। कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कंपनी ओनली, बस ये म्यूनिसिपल बॉन्ड होता है।
तो अगर एक म्यूनिसिपल बॉन्ड बेसिकली अक्रॉस मैच्योरिटीज का मतलब कोई 10 साल में मैच्योर होता होगा म्यूनिसिपल बॉन्ड, कोई 4 साल में, कोई 6 साल में, तो वैसे ही अक्रॉस मैच्योरिटीज बेसिकली क्या करना है, मैच्योरिटी वाइज बेसिकली कॉलम्स होंगे और उनकी क्रेडिट रेटिंग की जाएगी, ठीक है, कि कितना सेफ है इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टर को भी तो पता चले कितनी परफॉर्मेंस अच्छी है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, कि कितनी नहीं है, सेफ है कि नहीं है, सेफ ग्रेड है कि नहीं है, ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी, माइनस कैटेगरी, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ओके, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रेजेंटली द इंडेक्स हैज 28 म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो 10 इशूअर्स ने इशू किए हैं, जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो ए कैटेगरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं बेस क्या है इंडेक्स का, आपको ये पता होना चाहिए, और तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इट्स गुड कि अगर आपको पता हो, ठीक है। तो बेस डेट है जनवरी 1, 2021, बेस वैल्यू है 1000। बेस डेट का मतलब क्या होता है? बेस डेट का मतलब या बेस ईयर का मतलब होता है कि आप कंपेयर कौन से साल से कर रहे हैं कि कितने बढ़ गए, पहले इतना सेफ नहीं था अब इतना सेफ है, पहले इतना ग्रो नहीं कर रहा था अब ग्रो कर रहा है ना। तो ये बेसिकली 2021 या बेस ईयर है, और मतलब जनवरी 1, 2021, अगर इसके यहाँ पे बेस वैल्यू देखें तो 1000। यूजुअली देखिए कुछ न्यूट्रल रखना होता है, वैसे हम 100 देखते हैं, हर चीज का बेस वैल्यू 100 होता है, लेकिन यहाँ 1000 कर दिया है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि जीरोस का खेल है सारा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये चीज, इंडेक्स विल बी रिव्यूड क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा इंडेक्स को, ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम म्यूनिसिपल, एक और चीज, क्योंकि हम रेटिंग ए प्लस है ना, कुछ जो आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये चीजें आपको पता होगी, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं जो हमने बिल्कुल डिस्कस किया है, बजट या कुछ भी कवर करते हैं, तो आप ये मूडीज और इन सब की जो रेटिंग्स है वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो सबसे हाईएस्ट हम देखते हैं किसी भी चीज की रेटिंग, वो ट्रिपल ए होती है ना। ट्रिपल ए इज द हाइएस्ट क्रेडिट क्वालिटी मतलब बहुत सेफ है। आप इनको बेसिकली क्या करें, आप दिल खोल के यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा वापस आएगा, वो डूब नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीमली हाई कॉन्फिडेंस, वो ट्रिपल ए कैटेगरी होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं ए पे, लेकिन ए में भी 3 कैटेगरीज हैं, डबल ए में भी। सबसे ऊपर अच्छा जो होता है वो ए प्लस होता है, फिर उसके बीच में ए होता है, और फिर उसके नीचे होता है ए नेगेटिव, डबल ए नेगेटिव। तो ये तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी जो क्रेडिट क्वालिटी है थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन तब भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्वालिटी ही है ये सारी कैटेगरीज की जो अभी तक हमने डिस्कस की, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्वालिटी है वो डिग्रेड होनी शुरू होती है बहुत बाद में, बी इसके बाद जाके होती है कहीं, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे बी जहां से शुरू हो रहा है उसके बाद, तो अभी हमें डर की तो कोई बात है ही नहीं, ए कैटेगरी में है, लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट कैटेगरी में नहीं है, ना ही ट्रिपल ए नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब ये चीज आई थिंक आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं भारत में, एक है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, एक है रेवेन्यू बॉन्ड। वेरी इजी, ये चीज मैं आपको एक पॉलिटी और गवर्नेंस के केस में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे टॉपिक आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और रेवेन्यू बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड जो है, जो पैसा मैंने रेज किया एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं वो किसी प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकती हूँ, वो प्रॉफिट ला रहा है या नहीं ला रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी सोशल कॉज के लिए मैं उसके लिए यूज कर लूंगी, जैसे कोई पब्लिक पार्क बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, उससे कोई रेवेन्यू थोड़े ना आ रहा है जो मैं बेसिकली एक कोई स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू आता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रेवेन्यू बॉन्ड का मतलब है कि जो आपने पैसा बॉन्ड से जनरेट किया है वो डेफिनेटली किसी रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में लगेगा, जैसे टोल पे लगा दो आप, टोल रोड पे बेसिकली, जिससे टोल आएगा ही आएगा। कंसर्ट हॉल्स पे, यहाँ पे बुकिंग होनी ही होनी है इन कंसर्ट हॉल्स की, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बस डिफरेंस इतना है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, वो इन्हें इशू करती हैं, लेकिन एक और चीज, दे डू नॉट कैरी एनी गवर्नमेंट गारंटी, इसमें कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं होती, इसलिए G-Secs जो है ना उससे कम आप कह सकते हैं सेफ है ये, ठीक है, इतना सेफ नहीं है। पर आज तक हैविंग सेड दैट ऑल्सो, आज तक कभी भी हमने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट नहीं देखा है। तो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो अपने जो डीले भी नहीं करती हैं पेमेंट में, और साथ ही में डिफॉल्ट भी नहीं करती, पे बैक करती हैं, तो बिल्कुल बेसिकली इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, पर ऑफकोर्स आप तो इन्वेस्ट तब करेंगे ना जब रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाएगा, अभी तक इतना शुरू नहीं हुआ है। इसमें भी हम एक एक्सेप्शन देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक स्टैट है, स्ट्रक्चर्ड पेमेंट मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आई वुड रीड इट फर्स्ट और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे, ऑल्दो यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा, हम साथ में समझ लेंगे। ओके,
Structured payment mechanism. The interest and principal repayment for these bonds is done by an escrow account. Periodically move a fixed sum of money for these payments from its revenues into the escrow account. This provides some assurance on the bonds being serviced on time. अब यहाँ पे आप देखिए कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले एस्क्रो अकाउंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो आई थिंक ट्रेडिंग के बारे में आप जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं और हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। एस्क्रो एक लीगल कॉन्सेप्ट है वैसे तो, एक फिनेंशियल अग्रीमेंट या अरेंजमेंट के बारे में बात करता है जहाँ पे क्या है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ऑन द बिहाफ ऑफ टू अदर पार्टीज। जिसने बॉन्ड इशू किया है और जिसने बॉन्ड खरीदा है उसके बीच में एक थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ मैनेज करती है, बॉन्ड रीपेमेंट का जितना भी काम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एस्क्रो एजेंट होता है जो एस्क्रो अकाउंट संभाल रहा होता है। तो कैसे बेसिकली ये काम करेगा ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हाउ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वर्क। तो अगर हम ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये म्यूनिसिपैलिटी, ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, हम एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। हमने क्या किया, एक म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। और फिर जब मैंने इशू किया तो आप इन्वेस्टर हैं या बॉन्ड होल्डर हैं, आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है। आपने मुझे आज ही पैसा दे दिया, आज खरीद के। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड के प्रोसीड को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया क्योंकि उसी के लिए मुझे चाहिए था। फिर अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मेरे को कुछ रेवेन्यू आ रहा है, वो मैंने क्या किया, एस्क्रो एजेंट को दे दिया एस्क्रो अकाउंट में डालने के लिए। अब इस एस्क्रो अकाउंट से क्या होगा, आपकी डेट सर्विसिंग होती रहेगी, आपको टाइम टू टाइम यहाँ से पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्टर थे। तो यहाँ पे ये पूरा म्यूनिसिपल बॉन्ड इस तरह से काम करता है, ये स्ट्रक्चर्ड पेमेंट मैकेनिज्म है। म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट इन इंडिया अगर हम बात करें, रेगुलेट कौन करेगा, बॉन्ड मार्केट जो रेगुलेट करता है वही करेगा, सेबी, ठीक है। कमर्शियल मार्केट को जो देखता है, रिसर्जेंस ऑफ, अब देखिए 2015 के बाद से हम देख रहे हैं, जब से सेबी की लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस आई हैं, तब से हम ज़्यादा इशू होते देख रहे हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को। लेकिन डेफिनेटली इसको बहुत पुश देने की जरूरत है और सरकार इसीलिए कर भी रही है। फिनेंशियल इंसेंटिव्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ कोर्स आपने रिसेंटली क्या देखा है, फरवरी 2023 की ही ये भी बात है, हमने एक सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लमसम अमाउंट भी देखा है, ग्रांट के रूप में आता हुआ, ताकि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो बेसिकली ताकि उनको अश्योरेंसेस देने के लिए पैसा हो, है ना, कि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा हमारा पैसा वापस आएगा, वो इसलिए ग्रांट इन एड भी दिया गया है, ठीक है। लार्जली इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, वही चीज़ यहाँ लिखी है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग ही है, मैंने आपको अभी बताया ए प्लस, है ना, ए प्लस, ए माइनस, अच्छी रेटिंग है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है बिल्कुल। 59% ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है बेनिफिट्स क्या है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनमें फिनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे, गवर्नेंस अच्छी रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, जिस चीज़ के लिए आपने पैसा लिया है आप उसमें लगाएंगे, क्योंकि उस इंसान को वापस भी तो करना है, वरना आपकी रेपुटेशन खराब होगी, ठीक है। और फिर आप जानते हैं सबसे बड़ी बात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि इलेक्शंस होंगे दोबारा, है ना। तो आप समझ रहे हैं, राइट। तो वो फिनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है यहाँ से। तो नंबर 1, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिलिंग द अर्बन फिनेंसिंग गैप, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बोरोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि उनको बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना होता है और वो उस एक्सपेंडिचर में गैप रहता है हमेशा, तो उसको फिनेंस करता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। एक्सपेंशन ऑफ म्यूनिसिपल सर्विसेज, वही आप जानते हैं। हायर रिटर्न, द इंटरेस्ट रेट्स आप जानते हैं जनरली हायर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एक गवर्नमेंट बॉन्ड, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंगे कोई भी, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और म्यूनिसिपल बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो म्यूनिसिपल बॉन्ड पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, सेम मेच्योरिटी ईयर हो, चाहे 2 साल में ही दोनों मेच्योर हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़, और इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लो क्रेडिट रिस्क है। ऑफकोर्स आप कहेंगे लेकिन जी सेफ ज़्यादा है, पर यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया आज तक कभी डिले भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई हमारे पास
कोई डेटा है नहीं कि डिले हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा। रिटेल इन्वेस्टर्स गेन एक्सेस टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 14 को इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली लोकल गवर्नमेंट बन गई है भारत की टू रेज मनी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। यूजुअली प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि 10 लाख से कम तो आप इशू ही नहीं कर रहे, 10 लाख के फेस वैल्यू से कम बॉन्ड, तो 10 लाख तो एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकता, तो इसीलिए। लेकिन जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आपको याद रखना है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनी है टू रेज मनी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फर्स्ट, अब थोड़े से और स्टार्ट्स अगर हम देख लें कि पहली बार बॉन्ड इशू किसने किया था, बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन 1997 में। सेकंड टाइम किसने किया था, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1998 में, जस्ट एक साल बाद। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा अगर आपके पेपर में आया म्यूनिसिपल बॉन्ड पहली बार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था, तो वो गलत है, क्योंकि बेंगलुरु ने किया था, सेकेंड टाइम इसने किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही में देखिए ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर्नाटका इलेक्शंस की वजह से इट हैज बीन इन न्यूज, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड ये जो फैक्ट है कि पहली बार ये रिटेल इन्वेस्टर को किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आई दिन कोई अवार्ड मिलता रहता है हर साल, यही सबसे क्लीनेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल एरिया, इनके अवार्ड लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पता होना चाहिए। और साथ ही में अगर हम देखें, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर यूजुअली रेटेड AA प्लस, AA माइनस, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। दे आर नॉट, वही चीज आपको, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट गारंटी, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क है। दे आर रिस्कियर देन G-Secs, दिस आई हैव टोल्ड यू, है ना। सो फार देयर हैव बीन नो डिफॉल्ट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट में भारत की अगर हम बात करें तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली बात तो अगर आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर एक बॉन्ड इशू करना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लें, फिर उसके बाद लैक ऑफ सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में ही अभी अलाउड है, सेकेंडरी मार्केट में अलाउड नहीं है, यानी कि आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, सेकेंडरी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। साथ ही में रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं अलाउ किया जा रहा क्योंकि फेस वैल्यू इतना ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। नो टैक्स बेनिफिट्स, कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपकी वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आ रही है बॉन्ड्स पे, उसे टैक्स किया जाएगा रेलेवेंट टैक्स स्लैब में, जहाँ पे भी आता है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है, TDS भी कटता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनएक्सेसिबिलिटी ड्यू टू हाई फी, वही चीज़, इनएक्सेसिबिलिटी तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है। 10 लाख के डिनोमिनेशन में आप अगर इशू कर रहे हैं तो कितने ही लोग खरीद सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही खरीद सकते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ कोर्स बेस्ट तो नहीं है, AA होता तो बेस्ट होता, लेकिन यूजुअली हम AA नेगेटिव, AA पॉजिटिव, इसमें कैटेगरी में देख रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, तो फिर इम्प्रूव करिए। ओवरऑल पॉलिसी एनवायरनमेंट क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, उसे इम्प्रूव कीजिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन द म्यूनिसिपल रेटिंग स्पेस और पुश फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन द, ओके, just let me have water. वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अगर हम नीचे से देखना शुरू करें तो हम अट्रैक्ट करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, वही फेस वैल्यू कम कर दीजिए। 50,000, 1 लाख भी ठीक है, पर 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग अ सेकेंडरी मार्केट, जी हाँ बिल्कुल, आप स्टॉक एक्सचेंजेस से भी लिस्ट कर सकते हैं, उनमें लिस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स को, ताकि ट्रेडिंग का एक एस्पेक्ट आए। ठीक है, पॉपुलराइजिंग द इनिशियल सक्सेसेस, अभी क्या है देखिए, जैसे इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को इशू किया, इससे कुछ सक्सेस होगी तो उसको बताइए, लोगों को ये बताइए कि आज तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है। सिर्फ ये देख के कि गवर्नमेंट गारंटी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। तो पॉपुलराइज कीजिए, पब्लिसिटी गेन कीजिए अपनी इन सक्सेसेस के ऊपर। ठीक है, साथ ही में सबसे बेहतर जो तरीका यहाँ सजेस्ट किया गया है वो है एक्सप्लोरिंग द मैकेनिज्म्स लाइक पूल्ड फाइनेंसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो छोटी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, उनके पास एक इनहिबिशन होती है कि वो बॉन्ड नहीं इशू कर पाते, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जो है बॉन्ड इशुएंस की वो काफ़ी ज़्यादा है, वो उतना पे बैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी सी 3-4 अर्बन लोकल बॉडी साथ में आ जाए और फिर वो एक कॉमन बॉन्ड इशू करें। ठीक है, वो एक कॉमन बॉन्ड इशू करें और
कॉमन बॉन्ड से जो इशू करके पैसा आ रहा है वो तीनों आपस में बांट लें, अपने अपने प्रोजेक्ट पे लगाएं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में से जो जो रेवेन्यू आ रहा है दोबारा उसको कॉमन लेके आएं और एस्क्रो अकाउंट में डाल दें, जिससे क्या होगा, डेट सर्विसिंग हो जाएगी इन्वेस्टर्स की, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, पूल्ड फाइनेंसिंग वही चीज यहाँ समझाई गई है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में ये हो रहा है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ थ्रस्ट। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी एग्जिस्ट करती है, पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम 2006 में। तो सरकार का जो भारतीय सरकार है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो काफी ज्यादा प्रेरित करती है म्यूनिसिपल बॉन्ड कैसे भी किसी भी तरह से हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं अर्बन गवर्नेंस, जब हम कह रहे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, रूरल माइग्रेशन हो रही है, तो जब हमें पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आने वाले समय में रहने ही वाली अर्बन एरियाज में है, तो अर्बन गवर्नेंस का एक जो एस्पेक्ट है वो सरकार को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वो चीज की जानी चाहिए सिटी ड्वेलिंग लोगों के लिए जो जरूरी है। सिंपल सी बात, social stock exchange, very very important. Okay, national stock exchange has got the final approval from SEBI to launch a social stock exchange. तो NSE जो अभी हमने देखा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही एक सेगमेंट होगा अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर सोशल। अब देखिए क्या है, पहली बात तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एक स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है जहां पे जो बायर्स ऑफ स्टॉक हैं वो भी आ जाते हैं और जो सेलर्स ऑफ स्टॉक हैं वो भी आ जाते हैं। तो दोनों ही सेम पेज पे आ गए, सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए और दोनों एक दूसरे को ट्रेड कर सकते हैं। एक दूसरे को इन द सेंस, जो सेलर ने सेल करना है सिक्योरिटी को वो सेल कर देंगे, बायर ने बाय करना है वो बाय कर लेंगे। तो यही स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पे ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी आगे, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, कोई एडुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई विडोज के लिए काम कर रहा है, कोई हाइजीन के लिए काम कर रहा है, विमेन हाइजीन के लिए, कुछ भी इस तरह का कोई सोशल इम्पैक्ट है आपकी कंपनी का। ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पैसा जनरेट करना चाहते हैं, उस सोशल इम्पैक्ट के लिए वो पैसा आप लगाएंगे जनरेट करके, फंड रेज करके। तो आप अब इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आ सकते हैं और अपने बेसिकली सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, जो भी जिस तरह से भी आपने बोरो करना है उसको आप इशू कर सकते हैं। और फिर कोई डोनर भी होगा, है ना, कोई डोनर होगा, वो डोनर वहां पे आएगा और उन बॉन्ड्स को, उन सिक्योरिटीज को खरीदेगा या उन स्टॉक्स को खरीदेगा, आपको पैसा देगा, आप उसे घर लेके जाना और आप अपने सोशल इम्पैक्ट वाली चीज पे उसे लगाना। दोनों का जो काम है वो भी, क्योंकि जो सामने आया है डोनर, उसके दिल में भी काफी इच्छा है कि वो अपने पैसे किसी सोशल कॉज के लिए डोनेट करे और दोनों का काम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फैसिलिटेट फंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, यस, एनेबलिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर रोबस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, तो वही चीज, सोशल इम्पैक्ट क्या है कंपनीज का, जो ऑफ कोर्स देखिए अब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। सोशल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड के सोशल इम्पैक्ट क्या है, उनका स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है, तो अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। एक सेपरेट सेगमेंट हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में ही, दैट कैन हेल्प सोशल एंटरप्राइजेस टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये हम अब देखिए एक और चीज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, है ना, तो जो बेसिकली जो भी कोई ऐसा एंटरप्राइज या कोई कंपनी जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है सोसाइटी में, उसे हम सोशल सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। तो दो तरह के ऐसे सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं, एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। नॉट फॉर प्रॉफिट इन द सेंस कि वो बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है वो सारा का सारा उनका सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने में चला जाता है, या फिर जो एम्प्लॉयज उन्होंने रखे हुए हैं उनको पैसे देने में चला जाता है। कुछ भी प्रॉफिट जनरेशन वहां से नहीं हो रही। लेकिन कुछ होते हैं फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, वो काम तो सोशल इम्पैक्ट के लिए कर रहे हैं लेकिन वहां पे जो प्रॉफिट होता है वो भी जनरेट करते हैं, सरप्लस जो है। ठीक है, और दोनों ही सोशल एंटरप्राइजेस हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है दोनों में ही। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइजेस। सुनिए, यहाँ पे हम जो देखेंगे
वो है कि आप एक सोशल एंटरप्राइज अगर कहलाना चाहते हैं, आपकी जो कंपनी है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो रेवेन्यू टर्म्स में भी एलिजिबिलिटी हो सकती है, एक्सपेंडिचर टर्म्स में भी हो सकती है, कस्टमर बेस या बेनिफिशियरीज टर्म्स में भी हो सकती है, और तीनों में जो परसेंटेज है वो एक ही है, तो याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट जो आपका 67% रेवेन्यू है ना, अगर हम पिछले 3 साल के एवरेज का देखें, ओके, दैट कम्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटीज टू members of the target population। आपने सोचा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, या फिर आप आपसे किसी 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 अनप्रिविलेज्ड अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो आपका जो 67% ऑफ द रेवेन्यू है पिछले 3 साल का, वो उन एलिजिबल एक्टिविटीज से ही जनरेट हो रहा है जो आप उस टारगेट पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर का, तो अगर आपके जो पिछले 3 साल का एवरेज एक्सपेंडिचर है उसका एटलीस्ट 67% जो है, तीनों में 67% ही है, ठीक है, 67% तीनों में इन द सेंस रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कस्टमर, तो 67% ऑफ द जो एक्सपेंडिचर आपका पिछले 3 साल के एवरेज का, वो आपने एलिजिबल एक्टिविटीज के लिए ही किया है टारगेट पॉपुलेशन के लिए। अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन जिनके लिए आप एलिजिबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली आपकी सर्विसेज जिन भी लोगों तक जा रही हैं उसकी 67% जो लोग हैं वो टारगेट पॉपुलेशन ही होनी चाहिए। ठीक है, पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है, अंडर सर्व्ड या लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। अगर हम गवर्नमेंट काउंसिल की बात करें तो हर सोशल सेक्टर एंटरप्राइज विल बी रिक्वायर्ड टू हैव सोशल स्टॉक एक्सचेंज के केस में अगर हम बात करें तो हर उसके पास एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल भी होनी चाहिए टू हैव एन ओवरसाइट ओवर इट्स फंक्शनिंग। गवर्निंग काउंसिल तो हर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होती है। ठीक है, governing council shall have a balanced representation and shall compose of individuals जो भी experts होंगे उस particular field में। ठीक है, जिस भी तरह का सोशल आप एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। एलिजिबल एक्टिविटीज़ कैसी हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप हंगर इरेडिकेट करने की, पावर्टी इरेडिकेट करने की, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की उसको बढ़ाना चाहते हैं, लाइवलीहुड जनरेशन करना चाहते हैं अनप्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, रिलीव, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो डिजास्टर के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको रिहैबिलिटेट या रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, या फिर अगर आप नेशनल हेरिटेज के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में इस तरह का कुछ भी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल एक्टिविटीज हैं सारी सोशल इम्पैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन जो एलिजिबल नहीं है। देखिए इससे ज़्यादा ना इससे याद रखने से ज़्यादा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पेपर में आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा कि क्या एलिजिबल नहीं है सोशल एंटरप्राइज के रूप में। कॉरपोरेट फाउंडेशंस एलिजिबल नहीं है, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ नहीं हैं एलिजिबल, प्रोफेशनल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग कंपनीज नहीं हैं, एक्सेप्ट अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं तो वो एलिजिबल है। पैरामीटर्स एनपीओ, एफपीई, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट और एफपीई मतलब फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो दोनों के लिए सेपरेट बेसिकली आप कह सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज अलाउड है, एसएससी है ना। तो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना तो क्या करना है, इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना तो क्या करना है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहले हम जो मुझे बताना है हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जो रह गया है हम वो देख लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग एनआरआईज वो भी अलाउड नहीं है टू इन्वेस्ट इन एनपीओ फंड रेजिंग, यानी कि इस कैटेगरी में। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप फंड रेज कर रहे हैं तो उसमें एनआरआईज या फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं सोशल इम्पैक्ट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ये बिल्कुल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बातें आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम साथ में बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड है किसी भी पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट या लॉ के साथ, एक रेलिवेंट स्टेट के। आप एक
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत भी अगर रजिस्टर्ड है कोई एक चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में तो वो भी चल जाएगा। या फिर एक सेक्शन 8 कंपनी है आप। अब देखिए ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक बार एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है। सेक्शन 8 कंपनीज यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में लिखी जाती हैं, जिन्हें हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज कहते हैं। ठीक है, वो कंपनी है लेकिन प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। तो किस चीज के लिए काम कर रही है? एडुकेशन के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो आप अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि वो होती नॉट प्रॉफिट कंपनीज है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब हम आते हैं बेसिकली दूसरे वाले पार्ट पे जो फॉर प्रॉफिट कंपनीज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो फॉर प्रॉफिट कंपनीज के लिए बेसिकली क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ऑपरेट कर रही है फॉर प्रॉफिट, है ना, तो इसमें बेसिकली सेक्शन 8 कंपनीज नहीं आती, बाकी कंपनीज आती हैं। ठीक है, अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट, ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है तो। ठीक है, एनपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड मिनिमल अमाउंट, मिनिमल एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमल एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, आपको टाइम टू टाइम एनुअली बताना होगा। ओके, कि आपका क्या बेसिकली सोशल इम्पैक्ट, आप जो भी कर रहे हैं क्या चल रहा है आपका सीन। ठीक है, लेकिन फॉर प्रॉफिट तो आपने साफ बोल दिया हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं आपको क्या फर्क पड़ता है, हम फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सोशल इम्पैक्ट करते हैं, बस बात खत्म। तो यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है कुछ भी मिनिमल एनुअल रिपोर्टिंग। ठीक है, मैकेनिज्म टू रेज फंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है लेकिन मैं आपको खुद से बता दूंगी यहाँ पे कैसे फंड्स रेज करते हो। फिर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो, बिल्कुल लॉजिकल है, अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए ना अपना दिमाग लगाइएगा, एक नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनी है, अगर हम बिल्कुल मैं क्रूड टर्म्स में बता रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल टेक्निकलिटी में नहीं जा रही, तो उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो रहा, तो फिर वो आपको पैसा वापस कहाँ से कर देगा। आप डोनेट कर रहे हो, अगर आप उनकी सिक्योरिटीज खरीद रहे हो तो आप एक तरह से डोनेट ही कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो इशू किए जाते हैं, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रिंसिपल वापस नहीं आएगा, बस आप एक गुड जेस्टर कर रहे हो, सिंपल खत्म बात। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो, पब्लिक इशुएंस हो, डजंट मैटर। ओके, तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। साथ ही में डोनेशन भी हो सकती है थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद रहे हैं तो आपकी जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, तो वो जो म्यूचुअल फंड आपको बेचती है बेसिकली, तो वो कहेंगी सर क्या हम आपके थोड़े पैसे डोनेशन में लगा सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लगा दो, तो वो भी डोनेशन है, उसका वो आपको कुछ वापस नहीं आएगा। ठीक है, एनी अदर मीन्स जो सेबी समझे फ्यूचर में कि सही है, अब वो तो रहता ही है, सेबी जो समझेगी फ्यूचर में यहाँ पे भी रहेगा। अगर हम फॉर प्रॉफिट के बारे में देखें तो आप कैसे फंड रेज कर सकते हो, अपनी इक्विटी बेच दो थोड़ी सी, है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स बेचो, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। आई थिंक इट वाज इजी ओनली। इंपॉर्टेंस क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, वही चीज इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस, यहाँ पे भी फिनेंसिंग गैप है वो यहाँ पे ब्रिज हो जाता है। ठीक है, डोनेशन के और भी आप आगे जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में तो बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, तो यहाँ देयर इज दिस लेवरेज, जीरो लिस्टिंग एंड एडमिशन कॉस्ट। ऑफ कोर्स अगर आप एक सोशल इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कोई ना ही इशूअर की कॉस्ट है ना ही डोनर या इन्वेस्टर की कॉस्ट है। ओके, क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल फीस लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए या लिस्टिंग के लिए। अब वही चीज सिनर्जी है इन्वेस्टर्स के बीच में और इन्वेस्टी के बीच में, क्योंकि दोनों का विजन सेम है, दोनों एक अच्छे के लिए काम कर रहा है, दूसरा उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। परफॉर्मेंस बेस्ड फिलैंथ्रोपी, तो वही चीज है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपने एक कंपनी जो अपने बॉन्ड्स या स्टॉक्स बेसिकली ट्रेड कर रही है या जो भी, जैसे अगर हम फॉर प्रॉफिट के केस में देखें तो, और वो फिर अच्छा काम भी करती है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें पता चलता है। अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट के केस में देखें तो वो उस बेसिस पे कि हाँ ये काम करेगा ही, तो फिर आप उसको डोनेट कर दो। प्रमोट मार्केट डिसिप्लिन, यस इट डज। ठीक है,
given that listing on social stock exchange would involve regular audit of impact, right? social impact कैसा था उसका audit होगा, वो हो भी रहा है जो आप कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा भी हो रहा है लोगों को, social impact हो भी रहा है, तो इससे क्या होगा, competition बढ़ेगा firms के बीच में, और competition के साथ साथ आता है discipline, जो आप कह रहे हैं वो असल में आप करेंगे लोगों के लिए, ठीक है, और वही हमें चाहिए। इनोवेशन इनकरेज की जाएगी और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाएगा, तरह तरह के प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा। अच्छा, अगर आप इस तरह के पैसे देंगे तो इससे इतने पेड़ उगेंगे, या जो भी कुछ भी इस तरह की इनोवेशन आएगी, ठीक है। रिड्यूस्ड बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट पे बर्डन रिड्यूस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के कंधों पे ही सारे आपको एसडीजीज वो करने हैं, नहीं आ जाना चाहिए बिल्कुल। जैसे लाइफ, जो हमारे पीएम है, पीएम मोदी, वो बार बार कहते हैं कि लाइफ इनिशिएटिव क्या है। लाइफ इनिशिएटिव का मतलब यही है ना कि आप भी अपने कंधों पे कुछ उठाइए, थोड़ा बोझ इस चीज का। इनफैक्ट आप ही के लिए तो सरकार काम कर रही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर वो कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं सोशल इम्पैक्ट के लिए, गुड, व्हाई शुड ओनली गवर्नमेंट हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। कंसर्न्स क्या है, लेकिन कंसर्न्स है लैक ऑफ अवेयरनेस। कितनों को ही पता है ऐसा सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसा कुछ होता भी है, या कितने लोग टीवी पे ये सब देख रहे होते हैं, कोई भी नहीं। सबको बेसिकली अपना पैसा बढ़ते देखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स आप जानते हैं, क्योंकि आपको फिनेंशियल एस्पेक्ट को भी या मैट्रिक्स को भी यहाँ पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वो फिनेंशियली सही भी है कंपनी के नहीं, जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या काम कर रही है, या फिर सोशल परफॉर्मेंस को भी आपको यहाँ इवैल्यूएट करना, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनएडिक्वेट रिसर्च है, लिमिटेड लिक्विड। अब देखिए साथ ही में क्या है ना कि हमने मोस्टली देखा है कि 75% इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो अनसक्सेसफुल रहे हैं इन जनरेटिंग इनकम सफिशिएंट कि वो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को फंड कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आप इन्वेस्टर एडुकेशन बढ़ाइए, यूनिक फीचर्स क्या है सोशल एंटरप्राइजेस के या नॉट प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के, उसके बारे में लोगों को अवगत करवाइए। डेवलप कीजिए इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स लाइए, रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स लाइए, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइए, नई तरह की ओवरऑल होलिस्टिक पॉलिसी लेके आइए, रेगुलेशन लेके आइए, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, यस, डू लर्न, दिस इज व्हाट अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाउ दिस इज यू टेक इट इन रिटन फ्रॉम मी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा इस बार, और आना भी चाहिए, क्योंकि इस पे काफी सारी बातचीत हम देख रहे हैं। हम GS2 में भी देख रहे हैं। GS2 में तो ऑल्टरनेट ईयर पे खैर आता ही है SHG के बारे में, एक बार SHG आ जाएगा, एक बार प्रेशर ग्रुप्स आ जाएगा, है ना, ऐसा चलता रहता है। तो इस पे क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेवा के बारे में, सेवा की जो फाउंडर थी, शी वेरी रिसेंटली पास्ड अवे, इलाबेन भट्ट, है ना। और फिर SHG से रिलेटेड एक, जैसे कि हमने रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है कि हमें 10 करोड़ SHG मेंबर्स चाहिए 2024 तक, वो हम अचीव करेंगे, बिल्कुल हम उस पाथ पे हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसी अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट इट, ओके। तो क्या है यहाँ पे न्यूज़, जो मिनिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, पता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे तो एक बहुत अलग ही इम्पैक्ट होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, रिसेंटली उन्होंने साइन किया है मीशो के साथ एक अग्रीमेंट। क्या अग्रीमेंट साइन किया होगा मीशो के साथ, आप खुद सोचिए, कि जो बेसिकली प्रोडक्ट्स SHGs बना रही हैं वो आप उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीजिए, खत्म बात, एक मार्केट मिलेगी, एक्सेस मिलेगा, है ना। तो यही किया होगा। आई थिंक दिस इज वेरी गुड। और ये आप अपने एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं कि दिस इज हाउ जो प्राइवेट जो लोग हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है सरकार को, इवन लोगों को मार्केट एक्सेस देने के लिए, और ऐसे ही काम चलता है, ऐसे ही चलना भी चाहिए। एक अगर कोई सरकार की किसी चीज़ को बैकिंग मिले तो उस प्राइवेट प्लेटफॉर्म का उसको मार्केट मिले, सिंपल बात, ठीक है। टू हेल्प इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम देखें कौन से प्रोडक्ट्स को जो SHGs दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत बनाएंगे, उसको मीशो अपना एक प्लेटफॉर्म देगा, मार्केट देगा, ओके। तो 4 कंपोनेंट्स क्या हैं दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स जनरेशन मिशन की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की क्या 4 कंपोनेंट्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू। पहला है सोशल मोबिलाइजेशन and promotion and strengthening of self-managed and financially sustainable
कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल पुअर वुमेन। आप जानते हैं कितनी तरह के हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं जो वुमेन NRLM के तहत काम कर रही हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस चला रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत ही। तो हम अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है NRLM में वो भी देखेंगे, आपके प्रीलिम्स के इस बार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट का एक्सेस मिले, लोन मिले। अगर आप सच में एक छोटा काम करना भी चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का फॉर एग्जांपल, तो किसी के पास नहीं है, आप के क्रेडिट चाहिए, उसके लिए लोन चाहिए, खुद से तो आप पैसा है ही नहीं इतना, तो कहाँ से लगाएंगे उसके ऊपर। अगर एक स्विंग मशीन है वही 15 लाख की आ रही है, तो क्रेडिट कहाँ से आएगा, चाहिए फिनेंशियल इंक्लूजन, उसके लिए पहले बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी NRLM का पार्ट है। मार्केटिंग सर्विसेज भी मिलेंगी, टेक्निकल सर्विसेज भी मिलेंगी, फिनेंशियल सर्विसेज भी मिलेंगी। थर्ड क्या है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स थ्रू बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड स्किल्स, स्किल भी यहाँ पे दी जाती है। फोर्थ क्या है, सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू एंटाइटलमेंट्स थ्रू कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस विद व्हाट, आई नो दिस वाज वेरी, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि याद करना पड़ेगा, पर ये सब कुछ आपको अभी समझ आ जाएगा। ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। अब देखिए 2011 में NRLM लॉन्च किया गया था और इसको तब हम NRLM ही कहते थे, दीनदयाल अंत्योदय योजना इसके आगे प्रीफिक्स के रूप में नहीं था। 2011 की बात कर रहे हैं हम। 2011 में भी जब NRLM आया था तो वो एक इससे पहले प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो स्वरोजगार योजना बेसिकली जिसको हमने रीस्ट्रक्चर किया और हमने NRLM बनाया, 2011 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमने 2015 में comes the different government and it comes and renames it, दीनदयाल अंत्योदय NRLM इसको नेम किया गया। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। यू शुड रिमेंबर इट, यही आप गलती करेंगे और यही प्रीलिम्स बार बार आपसे टेस्ट करने की कोशिश करता है। एम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम बिल्कुल एज इट इज डिट्टो लिखा हुआ आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। एम क्या है, टू एलिविएट पॉवर्टी and reach out to 10 crore poor households by way of mobilizing rural women in community institutions such as SHGs. SHGs आप कह सकते हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का बेसिक यूनिट है। तो हमने जैसे अभी ऊपर देखा कि जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल अचीव करेंगे, 10 करोड़ हम मेंबर देखेंगे SHGs के, तो वही तो एम है इनका। हमें पावर्टी एलिविएट करनी है, हटानी है कि हम लोगों को खुद में ही सक्षम बनाए, SHGs का पार्ट बना के 10 करोड़ पुअर हाउस होल्ड को। राइट, बेसिस क्या है प्रोग्राम का, जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है। किसके माध्यम से, SHG इकोसिस्टम के माध्यम से, चाहे वो आप FPOs बनाएं, SHG फेडरेशंस बनाएं, सिंपल SHGs बनाएं, जैसे भी उनको मार्केट एक्सेस देंगे, लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी देंगे। ओके, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हम ऑलरेडी 8.79 करोड़ विमेन देख रहे हैं जो मोबिलाइज हो चुकी हैं इनटू 81.61 लाख SHGs, विच इज ह्यूज। SHGs क्या होते हैं, स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में यू सी अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू SHGs एंड यू फाइंड के वहां लिखा है स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल फॉर्मल ग्रुप्स, नो दे आर नॉट फॉर्मल, दे आर इनफॉर्मल ग्रुप्स, ओके, ऑफ 10 to 20 पीपल जो साथ आते हैं, वॉलंटरली साथ आते हैं इनफैक्ट, या उन्हें बताया जाता है कि आप आ सकते हैं साथ में, तो वो साथ आ जाते हैं क्योंकि उनका सबका इंटरेस्ट होता है उसमें। दे कम टुगेदर क्योंकि उनकी प्रॉब्लम कॉमन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये है कि सारे खुद की हेल्प करना चाहते हैं मिलके क्योंकि सबकी प्रॉब्लम कॉमन है। ठीक है, तो और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक आपको क्योंकि इनफॉर्मल है ना, तो इनफॉर्मल को थोड़े ना सोसाइटीज एक्ट के तहत, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, ग्रुप कॉम्पोजिशन, द ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ आइदर ओनली मैन, या तो बिल्कुल मैन SHGs होगा या ओनली विमेन SHGs होगा, यही आप देखते हैं। ओके, तो and the members generally belong to the same social and financial background, yes they do. Okay, organize करना है poor people को, socio economically marginalized people को एक community organization के माध्यम से, ताकि उनकी common problems को
एड्रेस किया जा सके। थोड़ा सेव आप कीजिए, थोड़ा हम करेंगे, सारे ग्रुप के मेंबर्स करेंगे, फिर एक किसी ग्रुप के मेंबर को अगर ज़रूरत होगी तो उसको थोड़ा पैसा लेंड कर देंगे। अगर बहुत बड़ा मिलके हमें कोई प्रोजेक्ट चलाना है तो एक बैंक के साथ हमारा लिंकेज हो जाएगा, उस बैंक से हम लोन ले लेंगे, सारे मिलके उसे वापस कर देंगे। यही एसएचजीज के काम करने का तरीका है। रोल ऑफ एसएचजीज इन डेवलपमेंट, financial inclusion, you know very well, SHGs promote small savings and provide small loans, as I just said, okay, to its members from its common fund। ठीक है, तो फिनेंशियल इंक्लूजन भी आता है साथ में। और आप जानते हैं कि फिनेंशियल डिसिप्लिन, अब देखिए क्या है, एसएचजीज में 10 से 20 पीपल हैं और उसमें से अगर कोई एक बंदा कहता है यार थोड़ा डिफॉल्ट कर देते हैं, नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, तो और बाकी 15 बंदे हैं जो कहेंगे नहीं वापस करना। और सोचिए विमेन है, अब ये इसमें आप विमेन मैन डिस्क्रिमिनेशन के उससे मत देखिएगा, ये वेल प्रोवन चीज है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर एक विमेन, ऑल विमेन एसएचजीज हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि विमेन वुड नेवर डिफॉल्ट, उनको रहता है, दे आर वेरी ऑनेस्ट राइट, कि नहीं हमें वापस करना है, पैसा लिया है तो डिफॉल्ट नहीं करना है, सेव करना है, जितना पैसा आ रहा है उसमें से मैक्सिमम सेव करना है, बढ़ाना है काम को आगे, राइट। तो ये सारी चीजें फिनेंशियल डिसिप्लिन लेके आती हैं। और ये हमारे पास रिपोर्ट है कि जो एनपीएज हैं, एनआरएलएम बैंक लिंकेजेस के अगर हम प्रोग्राम के तहत देखें, इट इज ओनली 2.5%, विच इज नथिंग, वेल इट इज समथिंग, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट। साथ ही में फिनेंशियल इंक्लूजन के पॉवर्टी एलिविएशन, जो हमारा यहाँ पे एक मिशन है, मिशन 1,00,2024। तो यहाँ पे मिशन 1,00,2024 आप सुनते होंगे, अभी बहुत रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कह रहे थे कि हमें लखपति दीदीज बनानी है। ठीक है, तो लखपति दीदीज का मतलब यही है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा हो हर एक वुमेन की। ठीक है, तो ये एसएचजीज के माध्यम से किया जा सकता है और वही करने की कोशिश है मिशन 1,00,2024। ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी एलिविएट होगी, फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, क्योंकि जो आप कॉमन प्रॉब्लम है या जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जेंडर, ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो सोशल हैं ये सारी चीज़ें, तो सोशल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इनकम स्ट्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 60 to 70% of the women working in agriculture and animal husbandry should be able to diversify themselves and move towards, okay, this is not important। आप जानते हैं जो एसएचजीज हैं, अभी रिसेंटली जब पैंडेमिक आया था उसमें हमने बहुत सारी डॉक्टर दीदीज देखी थी, झारखंड में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बहुत सारी छत्तीसगढ़ में पशु सखीज जो वेटनरी डॉक्टर्स की तरह काम करती हैं, तो डॉक्टर्स द्वारा बताया जाता है कि आपको जिनके पास भी लाइफ स्टॉक है उनको जाके इन्फॉर्म करना है कि ये तरह का, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, मौसम के हिसाब से खाना बदल जाता है एनिमल्स का, है ना, कोई दिक्कत है तो इस तरह की वेटनरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये पशु सखीज या पशु दीदीज, डॉक्टर दीदीज, है ना, ये सब कुछ हम बहुत देख रहे हैं। तो डाइवर्सिफाइड आप कह सकते हैं कि रूरल इनकम स्ट्रीम है, डिफरेंट जगहों से, और डिफरेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान दे रही हैं जो विमेन है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट तो होगी ही फिर, क्योंकि आप उनको देखिए, मैं आपको ये चीज़ बहुत बार कहती हूँ, कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। हेल्प इन द सेंस, व्हेन आई से दैट आई डोंट मीन इट दैट वे। हेल्प का मतलब किसी पे एहसान नहीं, बिकॉज भाई एहसान व्हाट यू डू इज, वो हमेशा रहेगा कि अच्छा आज हम थोड़ा कमा रहे हैं तो किसी की देन है, जो ऑब्वियसली होती है किसी ना, बट यू गेट माई पॉइंट। उनको सशक्त बनाइए, एम्पावर कीजिए, ताकि उनमें ये भावना है कि हमने जो किया है अपने बलबूते पे किया है, अपनी कैपेबिलिटी पे किया है, और इनफैक्ट हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस है हेल्प और एम्पावरमेंट में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं विमेन को, तो दे आर गेटिंग एम्पावर्ड, दे रनिंग देयर बिजनेसेस, दे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो वो फीलिंग जो है, इट इज it cannot be matched with help। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन कोविड-19, वहाँ पे कम्युनिटी किचन उन्होंने चलाए, मास्क मैन्युफैक्चर किए गए, आप जानते हैं कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं एसएचजीज के लिए, ये भी आप जानते हैं। स्वेप आप लिख सकते हैं, एक सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना के ही तहत, यानी कि एनआरएलएम के तहत ही। स्वेप इज स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ओके, इस पे विलेज लेवल पे नॉन फार्म सेक्टर्स में एसएचजीज बनाने हैं। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, अब ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में विमेन को एम्पावर करने की बात कर रहा है। विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान में क्या है, जितने भी एसएचजीज हैं
तो वो एक विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान बनाते हैं, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि ये विलेज पावर्टी रिडक्शन जो प्लान है वो इंटीग्रेट किया जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के साथ। तो अभी तक हमने क्या देखा, स्वेप देखा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना देखा, विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान देखा, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम तो आप जानते ही हैं जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है ना, ये मैं आपको भी समझा चुकी हूँ। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसको वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, फिनेंशियल लिटरेसी टू एसएचजी मेंबर्स जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखीज भी हैं, कोविड-19 पैंडेमिक स्टिमुलस, आप जानते हैं सरकार ने क्या किया था, पहले कोलेटरल फ्री लोन्स मिला करते थे 10 लाख तक के, अब क्या 20 लाख तक मिलने लगे थे पैंडेमिक की वजह से, है ना। इश्यूज एसोसिएटेड विद एसएचजीज, इश्यूज क्या हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज हैं। पहली बात तो जो क्रेडिट आ रहा है, जो आप लोन एसएचजीज को दे रहे हैं, उसकी पुअर यूटिलाइजेशन का मतलब नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। केवल अगर हम एक रिपोर्ट देखें, 2020 की एक रिपोर्ट है 3IE के तरफ से जो आई है, यानी कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। 3I, 3 बार आई आ रहा है और 1 बार ई, तो 3I से जो रिपोर्ट आई है 2020 की, वो ये कहती है केवल 19% जो थे ना, जो क्रेडिट का पैसा था, वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, बाकी ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव वे में यूज़ हुआ था। तो यूटिलाइजेशन पुअर आप कह सकते हैं, कन्फाइनमेंट टू लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स, यूजुअली प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं है, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, आप कितनी ही ऐसे चीज़ को देखते हैं, वो सारे के सारे सीमित मोस्टली रह जाते हैं माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स तक, जबकि उन्हें एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनने के लिए बिल्कुल यू शुड हैंड होल्ड देम, राइट। तो वो हमें करना है, क्योंकि लैक ऑफ स्केलेबिलिटी है, प्राइमेसी टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एब्सेंस ऑफ डिजिटल एंड फिनेंशियल लिटरेसी, आप जानते हैं। ओके, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो एसएचजीज है ना, वही जो मैं आपको अभी बता रही थी कि आप केवल बेनिफिशियरीज ऑफ प्रोग्राम्स बनकर मत रह जाइए, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग पावर को हमें सशक्त करना है, वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें खुद को जो विमेन है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हम बेनिफिशियरीज हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के, इट शुडंट बी द केस। ओके, वे फॉरवर्ड फिर अब क्या करें, प्रॉब्लम्स देख ली। तो पहली बात तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड कीजिए, ओके, हाई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में भी आप कोशिश कीजिए कि जो मेंबर्स हैं उनकी एबिलिटी को हम बढ़ाएं, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज कीजिए, ठीक है, स्केल अप किए जा सकते हैं, बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स, बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज़ बन सकते हैं, ओके। कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी लेके आइए, कॉन्वर्जेंस, यानी कि कॉन्वर्जेंस से क्या मतलब था, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कोर क्या है, 3-4 कोर एरियाज क्या थे, दीनदयाल अंत्योदय योजना का और NRLM का। तो उसमें हमें कॉन्वर्जेंस वर्ड देखा, तो क्या कॉन्वर्ज करना है हमें, ऐसे चीज को पंचायत के साथ, ठीक है, ताकि ऐसे चीज का कुछ से हो पंचायती राज में भी, राइट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो काफ़ी सदर्न स्टेट्स में ये चीज़ हम होते देख रहे हैं, स्पेशली केरला में। तो दिस इज समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम आवर मलयाली फ्रेंड्स, ओके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कीजिए। अभी हमने मीशो वाली चीज़ देखी है, बिल्कुल, तो वैसे ही केरला की जो कुदम्बश्री है, तो उन्होंने अमेजोन के साथ टाई अप किया था और अमेजन से ही ली, उनका एक प्रोग्राम है अमेजन का, तो ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे सेल हो सके। तो ऐसे और चीज़ें होनी चाहिए, अग्रीमेंट साइन हो। फार्म मैकेनाइजेशन, तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, जस्ट 1 मिनट, फार्म मैकेनाइजेशन, इसके बाद आई थिंक 1-2 और टॉपिक्स हैं, एक फार्मा पे होगा, एक महिला, देखिए फार्म मैकेनाइजेशन, आप GS3 का ना पेपर उठा के देखिए, GS3 में बहुत, और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर के तो क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में भी आते हैं, पर GS3 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सटेंशन सर्विसेज, फार्म, MSP, दिस दैट, है ना। तो ऐसे तरह की जो चीज़ें हैं, और आप जानते हैं तो एक टॉपिक भी है, यानी कि अगर आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये एक टॉपिक है GS3 का आपका, तो इसीलिए फार्म मैकेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक उसका सब टॉपिक के रूप में। तो रिसेंटली हमें पता चला है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री,
ठीक है, मतलब अभी नहीं है, हमें बनना है। कैसे बन सकते हैं? बन तो हम हर चीज में हब सकते हैं, पर इश्यूज हैं, इतनी बड़ी कंट्री है, खैर जायज भी है, इतने सारे लोग हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, पर हर चीज कर ही जा सकती है, राइट? तो वैसे ये भी है। तो फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय ट्रैक्टराइजेशन, जो कि एक थोड़ी सी दुख की बात है कि यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन के नाम पे सिर्फ ट्रैक्टर्स ही हैं और कोई अडॉप्शन हुई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया की जो फार्म इक्विपमेंट मार्केट है, इट इज ओनली 7% ऑफ द ग्लोबल मार्केट with more than 80% of the value contribution coming from tractors only. ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें प्लग करना है। ट्रैक्टर्स होने चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन और भी तो फार्म इक्विपमेंट्स हैं जिससे चीजें इजी हो सकती हैं। वो ना कोई बना रहा है, ना कोई खरीद रहा है, ना किसी को पता है। ठीक है, नीड टू फोकस ऑन द नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी डेवलपमेंट, वही चीज यहाँ लिखी है। तो वही ये बातें यहाँ लिखी हैं कि जो थोड़े बहुत लोग बना रहे हैं वो भी लो ग्रेड है, उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ट्रेड इन नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड इन द सेगमेंट। तो आप खुद देख सकते हैं फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट और यूज ऑफ मशीन्स, जो बेसिकली जिन चीजों को आप ह्यूमन से करवा रहे हैं या एनिमल से करवा रहे हैं एग्रीकल्चर में, उन सारी चीजों की जगह मशीन ले आइए, उन लोगों की जगह मशीन काम करेगी वो सारे। इसे हम फार्म मैकेनाइजेशन कहते हैं, जो ऑफ कोर्स हेल्पफुल है, क्योंकि अब जानते हैं इससे एफिशिएंसी आएगी। बहुत सारे, अगर जैसे हमें सीड्स बोने हैं तो यूनिफॉर्म तरीके से बोए जाएंगे, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, लेवलिंग ऑफ फील्ड करनी है तो वो इजीली हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऑप्टिमम टाइम विंडोज के अंदर काम होगा, राइट? इंडियन फार्म मैकेनाइजेशन लेवल कितना है, या जरूर अगर आप फार्म मैकेनाइजेशन पे कोई टॉपिक आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो जरूर लिखिए कि हमारा जो फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल है इट इज ओनली 40 to 45%, लेकिन यूएस में 95% है, और अगर हम चाइना को खुद का कंपेटिटर मानते हैं तो 57% है वहां पे। ये क्या बता रही है नबार्ड की 2018 की रिपोर्ट। नीड क्या है, जैसे कि मैंने बताया, अगर हमें इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी चाहिए, रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट चाहिए, तो हमें फार्म मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है 30% से, इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है 20% से। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल लैंड पार्सल साइज इन इंडिया, जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड नॉन ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट इज मोर सूटेड, राइट? क्योंकि वहां पे इतने बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है नहीं, तो नॉन ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट आ सकते हैं, तो हमें वहां पे अडॉप्शन हम देख सकते हैं छोटे पार्सल्स पे। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन फिर लोग बनाएं भी तो, और फिर सरकार इसे और प्रमोट कर सकती है, जो अभी इतना हो नहीं रहा। ऑल्दो आप कहेंगे पंजाब में या फिर हरियाणा में हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स देख रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट उतने लेवल पे नहीं। रिड्यूस्ड वर्क बर्डन एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, बिल्कुल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने बताया। अब बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर घर का भी बर्डन और भी बाकी लाइफ स्टॉक को संभालने का बर्डन, तो बहुत सारा काम यहाँ से वर्क बर्डन कम हो सकता है जो मशीन्स कर सकती हैं, और साथ ही में एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एड इन आउटवर्ड माइग्रेशन ऑफ एडुकेटेड यूथ, जो एडुकेटेड यूथ है वो भी एग्रीकल्चर में अगर आ रहा है, और एग्रीकल्चर उन देखिए क्या है ना, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत है। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो डिस्गाइज है, यानी कि एम्प्लॉयड है नहीं है, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है। तो वो उस एडुकेटेड यूथ को डेफिनेटली किसी और सेक्टर में भेजा जा सकता है ताकि वो वहां पे एक्सेल करे, क्योंकि उसके तरह का जो काम है उसके हिस्से का वो मशीन कर सकती है तो करेगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टू डील विद इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लेबर, वही लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ मशीन ले आओ, है ना? तो फिर यहाँ से जो लेबर इंडस्ट्री, जो लेबर इंटेंसिव देश है, उसका क्या होगा, है ना? ऐसे तो हर जगह मशीन ले आओ। इस पॉइंट को मैं पर्सनल लेवल पे, ऑल्दो मुझे पता है कि लिखना पड़ता है, पर इतना इंडोर्स नहीं करती। आई थिंक ऑल्दो एग्रीकल्चर में ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन की और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आई सपोर्ट इट, पर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे हाथ हैं यहाँ काम करने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट आ ही लेबर सेक्टर से सकती है। तो ऑफ कोर्स क्वालिटी जॉब्स बनाइए, पर लेबर सेक्टर में। ओके, तो ये आई थिंक सब मानते हैं, एटलीस्ट इस जनरल चीज पे तो सबका ही कंसेंसस है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, बिल्कुल वही चीज, फार्मिंग ऑपरेशंस जो हैं वो प्रिसिशन एक्यूरेसी के साथ हो रहे हैं, यूनिफॉर्म सीड सो किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहे हैं,
क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम पे हो रही है, तो ऑफकोर्स बेटर क्वालिटी यील्ड्स आएंगे, क्रॉप क्वालिटी अच्छी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी। चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो जो फार्म मैकेनाइजेशन है, इट इज़ इंटीग्रेटेड एज अ की ऑब्जेक्टिव। इन सारी योजनाओं के तहत फार्म मैकेनाइजेशन एक एम है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन ऑन ऑल सीड्स एंड ऑयल पाम, ठीक है। तो इस सबका एक कंपोनेंट है फार्म मैकेनाइजेशन। और अगर हम देखें तो एक डायरेक्ट हमारे पास मिशन भी है, जिसे हम SMAM कहते हैं, द सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। 2014-15 का ये मिशन है, जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती है, करती है अगर आप मशीनरीज परचेज कर रहे हैं उस पर। उसे करंटली मर्ज कर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बहुत सारी, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उसमें फार्म मशीनरी पे काफ़ी कंसेशनल रेट पे मिल जाती है, ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जैसे कि मैंने बताया, दे हैव बीन सेट अप अंडर SMAM स्कीम, under which subsidies provided for buying of farm equipments by cooperatives or farmer producer organizations, ठीक है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम भी है एक, आप जानते हैं CRM स्कीम के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चला रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को नॉर्दर्न रीजन के मूव करना चाहिए क्रॉप रेसिड्यू जलाने से, क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, इसीलिए आप क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट जो है ऑन फील्ड उसे अपनाएंगे। हैप्पी सीडर्स वगैरह भी आप सब जानते हैं। चैलेंजेस क्या है फार्म मैकेनाइजेशन में, क्यों अभी तक फिर कर नहीं पा रहे जब इतनी अच्छी बातें पता है फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में। लैक ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक NIC कोड। तो आप NIC कोड जानते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड डिफरेंट NIC कोड के तहत डिफरेंट फार्म इक्विपमेंट्स आती है। तो एक सेक्टर स्पेसिफिक, कोई एग्रीकल्चर स्पेसिफिक, फार्म स्पेसिफिक NIC कोड है ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मतलब आप सेपरेट इंडस्ट्री नहीं समझते फार्म इक्विपमेंट की, तो वो दिक्कत है, ठीक है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, आप जानते हैं मार्जिनल फार्मर है वो कितने इक्विपमेंट खरीद सकता है। क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, लो अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं है। नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी बनाई कितने लोग रहे हैं, ले कहाँ से, ठीक है। शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की। वे फॉरवर्ड क्या है फिर, अगर इतनी दिक्कतें हैं तो वे फॉरवर्ड ये है कि फ्रेमवर्क लाया जाए, एक एक्शन प्लान में भी फार्म मैकेनाइजेशन एक्शन प्लान लाया जाए एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ। अगर हम एक अमृत काल की बात कर रहे हैं 2047 तक के, तो अगर हम एग्रीकल्चर, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, आज भी 40-45% के करीब जो लोग हैं पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में अगर भारत की, तो एक क्यों लॉन्ग टर्म विजन नहीं आ सकता 2047 तक, हम क्यों फार्म मैकेनाइजेशन की बात नहीं कर सकते। तो खैर फार्म सेक्टर एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि फार्म बिल से रिलेटेड अभी हमने रिसेंटली इतनी बड़ी प्रोटेस्ट देखी थी, तो मे बी सरकार sort of is very apprehensive of that, but something has to be done, you know, consult them। उनकी दिक्कत यही थी फार्मर्स की कि उन्हें कंसल्ट भी नहीं किया गया था, फिर ऑर्डिनेंस रूट से भी आया था और बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं थी, तो उसके बारे में बातचीत की जा सकती है उनसे। तो एक लॉन्ग टर्म विजन की बिल्कुल ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो किसका, कस्टम हायरिंग सेंटर्स का। अभी क्या है, हाईली अनऑर्गेनाइज कस्टम हायरिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है। दे आर टू बी इंटीग्रेटेड। अगर हम बेसिकली कुछ चाहते हैं तो CSR फंडिंग, अगर देखिए वही एग्रीकल्चर सेक्टर में CSR फंडिंग होनी चाहिए। फार्म मैकेनाइजेशन में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उनको डोनेशन दे, CSR फंड्स दें, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज एनकरेज लोकल इनोवेशंस, बिल्कुल जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक जो इनोवेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उनको केटर करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। ईज ऑफ फिनेंसिंग हो, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, वो फार्म इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए तो है, शॉर्ट टर्म है ना, तो वैसा कुछ और भी आए। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई स्मॉल सेविंग्स पे कोई क्वेश्चन आता है या फिर आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको आना चाहिए इस पे सब कुछ, ओके। तो हम यहाँ अब देखते हैं बजट की। अगर आपने स्पीच सुनी थी, जो बिल्कुल सुननी चाहिए, पर कोई बात नहीं सुनी तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। तो बजट में हमने क्या देखा था कि निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन ना ऐसे नहीं बनते जैसे हम बिल्कुल विजन IAS में ये सब कुछ आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से।
तो वैसे ही यह बहुत एक जो स्टेटमेंट होती है ना पूरे क्वेश्चन में से, वो जर्नलिस्टिक होती है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लाया गया है टू कोमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। दैट्स ट्रू, क्योंकि 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है 75 ईयर्स। ओके, तो यहाँ से लॉजिक लगाइए अपना। और अगर आपने स्पीच नहीं सुनी तो फिर कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुनी होती तब तो आपको पता होता। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ देख रहे हैं। क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है क्या। अब देखिए, ये एक वन टाइम स्मॉल सेविंग्स स्कीम है। वन टाइम मतलब 2 साल के लिए ही आई है, पीरियड ऑफ 2 years ओनली। शुरू हो गई है, पोस्ट ऑफिस पे अपने आसपास जाइए, एक लड़की कोई भी जा सकती है और इसको खरीद सकती है। खरीद इन द सेंस बेसिकली ये इस स्कीम के तहत खुद को एनरोल करवा सकती है। ठीक है, और कुछ डिपॉजिट कर सकती है, एक समय बाद फिर आपको पैसा बढ़ के मिलेगा। कितना बढ़ के मिलेगा मैं सब बताऊंगी अभी। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप उससे जाके खुलवाइए अपना ये अकाउंट। ठीक है, अपना इन द सेंस ये सर्टिफिकेट के तहत एनरोल हो जाइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज अ वन टाइम स्मॉल सेविंग्स स्कीम। ओके, या अगर इसमें क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम लिख देंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे। ठीक है, जो कि गलत है, बिल्कुल 2 साल के लिए आई है, ये सिर्फ वन टाइम है। अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2025 तक के लिए ही अवेलेबल है। ओके, it is intended to provide female empowerment through financial independence. That's true. Eligibility कौन करवा सकता है? Eligibility में अगर आपके पेपर में लिखा है कि any adult Indian citizen, wrong. It's for women. महिला का मतलब क्या होता है? Women and girl children. गार्जियन है कोई गर्ल चिल्ड्रन की तो वो भी खोल सकती हैं, गार्जियन बेसिकली माइनर के उस पे बिहाफ पे। डिपॉजिट लिमिट कितनी है? मैक्सिमम है 2 लाख रुपए। एलिजिबिलिटी 2 साल की है। प्री मेच्योर विड्रॉल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्री मेच्योर पार्शल विड्रॉल अलाउड है। 40% तक आप बेसिकली विड्रॉ कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 7.5%। ठीक है, तो देखिए अब आप सुनिए, इससे पहले कि हम देखें कि इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान है या क्या कुछ कंसर्न्स हैं, तो आपको ये पहली बात तो पता होना चाहिए, और भी जो भी इंफॉर्मेशन इससे रेलेवेंट है। एक डेफिनेटली जो आपके स्टेटमेंट आ सकती है वो ये है कि ये बजट स्पीच 2023-24 में बोली गई थी। दैट्स ट्रू, क्योंकि अभी क्या है, फरवरी मंथ का हम डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ। आज़ादी के अमृत महोत्सव को कोमेमोरेट करने के लिए की गई है। ट्रू अगेन, 2 साल के लिए है, वन टाइम स्कीम है। ट्रू, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2025 तक के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बिल्कुल सही। फ्लोटिंग इंटरेस्ट लिखा है तो गलत, फिक्स्ड है ना, 7.5% पर एनम है ना, लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल वही होगा। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं इसके? पहली बात तो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, राइट, तो मतलब क्रेडिट रिस्क नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे कि मैम ने देख लिया, विमेन, गर्ल चिल्ड्रन। डिपॉजिट लिमिट अगर मैक्सिमम 2 लाख है तो मिनिमम ₹1000 है। ठीक है, 1000 रुपीज मिनिमम, ये आपको पता होना चाहिए। मैच्योरिटी 2 साल है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है। पार्शियल विड्रॉल 40% विड्रॉ कर सकते हैं आप आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आफ्टर यू ऑफ कोर्स ओपन एन अकाउंट, 1 साल के अंदर अंदर आप 1 साल बाद कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप जानते हैं यूजुअली जो एफडीज होती हैं उसमें इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम देखें कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, तो आप 2 साल से पहले ही अगर इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर बेसिकली बंद करवा देते हैं, 6 महीने बाद करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, विदाउट एनी रीजन करवा सकते हैं, पर उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5.5%। ठीक है, या फिर डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर हो जाता है या गार्जियन की डेथ हो जाती है तो इस केस में भी बंद हो जाता है अकाउंट। तो ये तो खैर बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल गैस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए, सुनिए आप थोड़ा एग्जाम्पल के उससे, अगर आप खुद के लिए भी समझना है तो, अगर आप जो भी सुन रहा है मुझे, तो अगर आपको ये खुलवाना है तो मैं आपको बताती हूँ कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, सपोज आपने 2 लाख मैंने बोला तो आपने 2 ही लाख इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट आज कर दिया स्कीम में। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, ईयरली 7.5% पर एनम, मतलब ईयरली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो पहले साल में आपका इंटरेस्ट कितना बना? ₹15,000, बिकॉज 7.5% ऑफ 2 लाख इज 15,000। ओके, तो ये आपका बेसिकली पहला मिला, पहले इंटरेस्ट, पहले साल में।
फिर उसके बाद अब यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना हो गया, 2,15,000 हो गया। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में अगर हम देखें 7.5% जो हमें मिल रहा है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹16,125। ठीक है, आई हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है, तो इतना आपको मिलेगा। तो बाय द टाइम आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 2,31,125 रुपए। ठीक है, आपका जब मेच्योरिटी अमाउंट इतना है। तो अगर आपको ये सही लगता है तो आप भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और साथ ही में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो पीपीएफ और इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि पीपीएफ में कोई भी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है वो एलिजिबल है, यहाँ पे विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन। पीपीएफ में 7.1% इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे 7.5%। पीपीएफ की अगर हम टेन्योर देखें तो 15 साल है, यहाँ पे 2 साल है। क्योंकि आप जानते हैं, इतना बेसिक तो आपको पीपीएफ के बारे में पता होगा। पीपीएफ में मिनिमम कितना आप कर सकते हैं, 500, यहाँ मिनिमम 1000 है, और वहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लाख है, यहाँ मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। ठीक है, वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल अगर हम यहाँ की बात करें तो 40% अलाउड है 1 साल के बाद। वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल अलाउड है पर 7 साल के बाद। आधा तो 8 साल का, तो 15 साल का कुछ करेंगे ना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो सुकन्या सम्मान निधि वाला जो है ना, सुकन्या समृद्धि योजना वाला जो है, उसके साथ हमें एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो यही आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन दोनों एलिजिबल है। लेकिन उसके केस में जो SSY है, उसके केस में, अभी के लिए मैं SSY है उसको कह रही हूँ, तो उसके केस में एक बच्ची जो 10 साल की उम्र से पहले की, जो बेसिकली अभी 10 साल की नहीं हुई है, उसका ये आप अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, उस केस में 8%, SSY में 8% इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे 7.5%। तो इससे भी किफायती कुछ है वो SSY है। ठीक है, टेन्योर यहाँ पे 2 साल है। उस केस में बेसिकली 21 ईयर्स होता है फ्रॉम ओपनिंग द अकाउंट, या फिर जब बच्ची जो है 18 साल उम्र अटेन कर लेती है। यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो ₹1,000, वहाँ पे ओनली ₹250 है, ताकि जितना गरीब से गरीब भी कोई है ना, उसका बेसिकली पढ़ाई के लिए या शादी लेट करने के लिए ये बेसिकली वो खोला गया था, स्कीम आई थी, तो उसके लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल हो रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर गवर्नमेंट। आप जानते हैं जो आप सारा स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट ये इस तरह का कुछ भी करते हैं ना, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट, वो सारा सरकार के लिए एक तरह से डे टू डे कामों के लिए वो पैसा यूज करती है। तो 20% ऑफ द सेंटर्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम हियर ओनली। ट्रांसफर टू स्टेट्स, फिर यही जो पैसा बेसिकली आपके सेविंग इंस्ट्रूमेंट से सरकार के पास जाता है, वो वही लोन देने के लिए भी यूज कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। 75% आर ट्रांसफर टू स्टेट्स एज पार्ट ऑफ देयर लोन्स फ्रॉम द सेंटर। ओके, मार्केट अब देखिए वही चीज, मार्केट इम्प्लीकेशंस क्या होती होंगी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की। अब वही मार्केट जो प्राइवेट, फॉर एग्जांपल इस तरह के कोई अगर स्कीम है या कुछ भी बैंक वाले निकाल रहे हैं कोई, तो वो देखेंगे कि अच्छा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, कितने तरह के स्मॉल सेविंग्स जिस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उस पर कितने लोग आ रहे हैं, तो इस तरह से मार्केट इम्पैक्ट होती है। तो वो भी उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड NSSF आप जानते हैं, आप अपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वो बहुत ब्रीफली ऑल्दो पर आपको पता होना चाहिए, इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स फंड के ऊपर काफी बहसबाजी भी चल रही है रिसेंटली। तो क्या है बेसिकली ये, मनी डिपॉजिटेड इन दीज स्कीम्स बाय इंडिविजुअल्स इज डायरेक्टली सेंट टू द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिटेड इन नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, और ये आता है विद इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आप 3 तरह के फंड्स पढ़ते हैं राइट, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो तीसरे वाला जो एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे आता है, उसके तहत ही आपका सारा पैसा जाता है। ठीक है, और इसको आप जानते हैं कौन एडमिनिस्टर करता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है अंडर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड रूल्स 2001, जो कहाँ से आ रहा है, संविधान के आर्टिकल 283 क्लॉज 1 से। तो आपको बेसिकली अगर ये लिखा है कि जो आपकी नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है वो कहीं ना कहीं डिराइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन से ही, दैट्स ट्रू। ओके, यहाँ से आपको ये पता चलता है। तो क्या है ना कि जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपका पैसा नहीं जा रहा,
तो आपने क्या किया, स्मॉल सेविंग्स ट्रांजैक्शंस को डीलिंक कर दिया फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप पैसा उसमें डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब कुछ आपका फिस्कल डेफिसिट का पार्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आपके स्मॉल सेविंग के जो पैसे हैं वो पब्लिक अकाउंट में जा रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा ही नहीं रहे, तो वो फिस्कल डेफिसिट को इम्पैक्ट नहीं करते। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। Money in the account is used by the center and states to finance their fiscal deficit, लेकिन definitely fiscal deficit borrowing requirement जैसे कि मैंने बताया 20% यहीं से आती है, तो वो उन चीज़ों के लिए सरकार ज़रूर यूज़ करती है। The money in the account is used by the center and okay, this I have done. The balances under NSSF are direct liabilities of the center. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय सरकार की, not the parliament. ओके, केंद्रीय सरकार की डायरेक्ट लायबिलिटी होती है NSSF। तो आप अगर, इसीलिए तो क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लायबिलिटी सरकार का सिरदर्द है, आपको पैसा वापस करना, ठीक है। तो ये चीज, तो वही चीज यहाँ लिखी है कि द NSSF फ्लोज affect the cash position of the central government as well. आप जानते हैं एग्जिस्टिंग स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है ना, उसके बाद सेविंग सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सब कुछ आप जानते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या क्या है, PPF है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने पहले कंपेयर करके बता दिया था। सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र है ना, KVP, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, मंथली अकाउंट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, अब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का ये कहना है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है, इट इज टू टच $130 बिलियन बाय 2030, विच इज ह्यूज। इनफैक्ट अब ये जो है स्टैट, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कुछ आंसर आता है और आपको यही याद रह जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से कहा था कि जो इंडिया का डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है, इट इज गोइंग टू टच $130 बिलियन बाय 2030, दिस इज अ perfect introduction for your answer. Okay, even your conclusion, for that matter, आपको डिसाइड करना है कि आप आंसर कैसा लिख रहे हैं। ओके, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, क्या है, हम जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं, मोटी सी मेडिसिन बनाते हैं, API, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स, ये सब कुछ हम बनाते हैं, बनाना चाहते हैं और इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं। अगर हम करंटली देखें तो हमारी जो मार्केट है, डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट, इट इज एट $41 बिलियन 2021 में, इट इज लाइकली टू ग्रो टू $65 बिलियन बाय 2024। हम थर्ड हैं, थर्ड रैंक आती है हमारी फार्मा प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम में। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे कि हमारी वैल्यू टर्म्स में, यानी कि पैसे के टर्म्स में 14th रैंक है, तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो हम बेसिकली हाई जो अमाउंट वाले ड्रग्स हैं ना, वो बना नहीं रहे, ज़्यादा पैसे वाले। हाँ, ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत है, उसमें भी हमें थोड़ा लेवरेज करना चाहिए। ऑल्दो हमें जो अभी हम सस्ते जेनरिक ड्रग्स बना रहे हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए, पर क्योंकि हम उससे अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज में आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, पर हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो हाई वैल्यू वाले जो ड्रग्स हैं उनमें भी अपना पैर जमाना है। लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन ग्लोबली, दैट एवरीबडी नोज। हम वैक्सीन्स आप देख लीजिए, पैंडेमिक के समय हमें कितनी सारी बनाई हैं, उससे पहले भी बना ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। 24% एक्सपोर्ट ग्रोथ, अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2021, 4-fold इंक्रीज हुआ है FDI इनफ्लोज में ओवर द पास्ट 5 years। 1.72% of the country's GDP, 5.92% share in our global exports, which is not huge, but yeah, fine, it's good. Okay, तो हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि क्या एग्जिस्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। हम नीचे से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अगर कोई भी फार्मा पे क्वेश्चन आता है प्लीज राइट अबाउट इट, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस हम अपने फार्मास्यूटिकल्स के लिए इसी वजह से हुए हैं। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि हम क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन बनाएं, अफोर्डेबल प्राइसेस पे उसे अवेलेबल करवाएं, स्पेशली फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड फॉर एवरीबडी। ओके, फार्मा ब्यूरो क्या करता है, फैसिलिटेशन टू इन्वेस्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ देयर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इश्यूज इन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर। कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी, वो फार्मा ब्यूरो हैंडल करती है। तो ईज आ गया सेक्टर में। फार्मास्यूटिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम PPDS क्या करती है, इस स्कीम का एम है प्रमोशन,
डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। ठीक है, कैसे? फिनेंशियल सपोर्ट दीजिए, सेमिनार्स कंडक्ट कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कीजिए, रिसर्च डेवलपमेंट में उसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बेसिकली एम क्या है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है बल्क ड्रग्स की, ठीक है, उसको कम करना है। वो कैसे कर सकते हैं? पार्क्स बनाओ, जैसे टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वैसे ही हमें क्या चाहिए? कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो भी फार्मा सेक्टर के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास, वो एक जगह पे प्रोवाइड करवाइए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वही हम प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स कर रहे हैं, ठीक है। PLI स्कीम आप जानते हैं, राइट? Production Linked Incentive Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical Key Starting Materials, Drug Intermediates, Active Pharmaceutical Ingredients in India। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर किया है, ठीक है। इसका आउटले कितना है स्कीम का? ₹15,000 करोड़, ठीक है। टेन्योर हम जानते हैं 2021-22 से लेके 2028-29 तक। फिर हम आते हैं PLI, हमने लिख दिया। देखिए आपको कुछ ना मिले ना किसी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाता है, सेमीकंडक्टर्स पे कोई क्वेश्चन आ जाता है। सेमीकंडक्टर्स भी एक ऐसा टॉपिक है, प्लीज आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो कुछ भी आ जाता है ना तो आप PLI तो लिख ही देना, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम SPI फॉर MSMEs, आप जानते हैं इसे लॉन्च किया गया था 2022 मार्च 2022 में। 500 करोड़ इसका आउटले है। कितने साल से कितने साल के लिए? 2021-22 से लेके 2025-26। स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं SPI स्कीम के, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। ये भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में कंडक्ट किया, कवर किया है। क्या कंपोनेंट्स हैं? 3। पहला कंपोनेंट है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कीजिए, मे बी एफिशिएंसी, केमिकल फॉर्मुलेशन, इसका और भी कुछ ईजियर तरीका होता हो, एफिशिएंट तरीका होता हो। असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम, वही पार्क्स, कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाइए जिससे लॉजिस्टिक्स भी कम हो, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़े, फार्मा हब बने हम। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर हम फार्मा हब बनना चाहते हैं, ऑल्दो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमने इतनी जेनरिक मेडिसिन इतने, अगर आप यही US में बैठे हैं और वो सेम दवाई वहाँ खा रहे हैं और खरीद रहे हैं और यहाँ खरीद रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। सेम दवाई है, सेम उसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमारे क्रेडिबिलिटी में कुछ कुछ धब्बे रिसेंटली लग रहे हैं। जैसे गैम्बियन डेथ हुई है, विच इज़ समथिंग वेरी सीरियस, ऑल्दो प्रूव नहीं हुआ है कोई पॉजिटिव लिंक, लेकिन अगर कुछ भी ऐसे इंसिडेंट, जैसे हमने अभी चेन्नई की एक फर्म थी, वो उसकी वजह से कैटरैक्ट हुआ है बहुत सारे US के बच्चों में, है ना, आई ड्रॉप्स की वजह से, तो वो इस तरह के उज्बेकिस्तान में हमने डेथ्स देखी 2-3। तो ये कुछ कुछ केसेस हैं जो हमें डेफिनेटली अपनी रेपुटेशन को एक्सपोर्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि क्रेडिबिलिटी को लूज कर जाए। ऑल्दो कुछ ही ऐसे हैंडफुल ऑफ केसेस हैं, बट वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। ओके, तो ये मेरा एक सजेशन है जो आप लिख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, तो वही मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन, मेडिकल डिवाइसेस जैसे ऑक्सीमीटर्स और क्या क्या होता है, और हियरिंग एड्स, इसमें भी हम डेफिनेटली खुद को प्रेरित करना चाहते हैं, इसीलिए ये कॉम्पोनेंट है ये SPI का। ओके, और देखिए यहाँ क्या लिखा है, सरकार, हम बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है इंडिया में? क्योंकि सरकार बहुत फेवर कर रही है ना, बहुत सारे पॉलिसीज हमने देख ली, इतने सारे ले आई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स दे रही है, टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत लो है, आप जानते हैं 33% लोअर देन वेस्टर्न मार्केट्स, चीप लेबर है, अफोर्डेबल इक्विपमेंट है, कंपेटिटिव प्रॉपर्टी रेट्स हैं यहाँ पे, लो कॉस्ट यूटिलिटीज हैं, अपग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ओके, इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लायंट प्लांट्स हैं आउटसाइड द US, ठीक है। स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, मार्केट ही बहुत बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, सब केमिस्ट के पास जाते हैं, सब बहुत दवाइयाँ खाते हैं, सबको यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड। ओके, एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स हम आप जानते हैं, जैसे इंडिया सप्लाई करती है अफ्रीका के जेनरिक्स की 50% रिक्वायरमेंट, विच इज़ ह्यूज। अब देखिए वैक्सीन में जो मैत्री इनिशिएटिव था, वैक्सीन का कितना बड़ा डिमांड था, अफ्रीका में कितनी सारी वैक्सीन हमने भेजी हैं, तो आप खुद देख सकते हैं इंडिया का स्टैचर क्या और पोटेंशियल क्या है इंडिया का। 40% जेनरिक डिमांड इन US, वो भी हम मीट करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को भी अपनी दवाइयाँ बहुत महंगी लगती हैं, और 25% ऑफ ऑल मेडिसिन इन द UK। अदर फैक्टर्स आप जानते हैं, कोविड की वजह से बहुत सारा क्रिटिकल ड्रग्स का डिमांड बढ़ गया, मेडिकल टूरिज्म में हम काफ़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, हाई वैल्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अगर हम
उसमें थर्ड है बाय वॉल्यूम, तो 14th है बाय वैल्यू। तो हाई वैल्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम डेफिनेटली नहीं बना रहे हैं जो हमें बनाने हैं। इंसेंटिवाइजिंग फंडिंग फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सरकार इंसेंटिवाइज नहीं करेगी तो जेस्टेशन पीरियड जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर का वो 10 से 15 साल है। 10 से 15 साल बाद प्लांट लगाने के कहीं प्रॉफिट आने शुरू होते हैं। 10 से 15 साल क्या करोगे फिर आप? कोई उस पर्टिकुलर इतने रिस्की बिजनेस में क्यों एंटर करेगा? तो सरकार विल हैव टू हैंड होल्ड। Enabling regulatory ecosystem, CDSCO implemented the new drugs and clinical trial rules 2019, which introduced changes to the regulatory framework which governs clinical trials in India. However, these changes have not brought about the expected spurt in clinical trials in India. तो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स आने के बावजूद क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आप लैब टू आप कह सकते हैं जो कॉमर्स, वो चीज़ हो नहीं रही है। एड्रेसिंग प्राइसिंग प्रेशर्स, ओके, सारे स्टेक होल्डर से बात कीजिए, फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, बैलेंस कीजिए अफोर्डेबल मेडिसिन की नीड, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, सस्टेन, क्योंकि बिजनेस ही बंद करके भाग जाए सस्ते बनाने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा, वो तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। चैलेंजेस फेस बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्या चैलेंजेस हैं जो हमने अभी सारे चैलेंजेस देखे, जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी वो बेसिकली चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आई। तो चैलेंजेस में आप क्या लिख सकते हैं कि हाई वैल्यू ड्रग्स नहीं हम बना रहे, बार बार चेंज होता रहता है डोमेस्टिक प्राइसिंग पॉलिसीज में, रिसर्च डेवलपमेंट पुअर है, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो रहे तो न्यू ड्रग्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे है। काफ़ी डिपेंडेंट एक्सटर्नल मार्केट पे, 80% जो APIs हैं वो चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं, और पैंडेमिक के समय तो सबसे बड़ी दिक्कत ही हमें ये आई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।